अध्याय 31। धधकती हवा की नली। क्या जिन तियान सचमुच गंभीर है? उसने सुनहरा कवच पहना हुआ है। वह जरूर जीतेगा, बशर्ते उसका सामना हो तियान योद्धा से न हो। हा, क्या तुम्हें उसका असली इरादा नहीं पता? वो हमें शिकार के लिए साथ लाया था और जानबूझकर उस लोमड़ी को इस खेत में खदेड़ दिया। हा, बिल्कुल, मुझे तो पता ही है। बस मैं उसे बताकर शर्मिंदा नहीं करना चाहती। देखो वो शी म्यू से कितना नाराज है। ये नौजवान इस विस्फोटक स्थिति पर फुसफुसा रहे थे और खुश हो रहे थे। उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी कि दोनों में झगड़ा हो भी जाए। एक तेज आवाज हवा में गूंज उठी। जिन तियान ने अपनी तलवार लहराई और शी म्यू की ओर दौड़ा। फिर उसने शी म्यू के सिर पर लगातार 2 वार किए। हालांकि उड़ान के बीच में ही तलवारों की 2 परछाइयां आधी कट गईं। यह अलगाव इतना अचानक हुआ कि बहुत कम लोग इसे देख पाए। वाह, जिन तियान की छाया विभाजन तलवारबाजी इस स्तर तक पहुंच गई है। एक युवक ने जब इस तकनीक को देखा तो उसने इस पर टिप्पणी की। अन्य दर्शक भी आश्चर्यचकित थे। पेंग, शी म्यू ने बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने एक हाथ हिलाया, जबकि उसका चेहरा भावहीन था। शी म्यू ने बाईं ओर तलवार की परछाई पर मुक्का मारा। बाईं परछाई असली तलवार निकली। पेंग, तलवार जिन तियान के हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और फिर पास के एक खेत में जा गिरी। जिन तियान सदमे में जोर से चिल्लाया। वह लड़खड़ा गया और उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा। तलवार पकड़ने की कोशिश करते ही उसके हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच के हिस्से से खून बहने लगा था। शी म्यू ने अपने प्रतिद्वंदी को आराम करने का जरा भी मौका नहीं दिया। उसने तुरंत अपना शरीर तीर की तरह बाहर निकाला और उस युवक की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपने बड़े हाथों को घुमाया और अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे पर 2 बार जोरदार और निर्दयतापूर्वक थप्पड़ मारे। उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि उसकी मौजूदा साधना ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि थप्पड़ इतने शक्तिशाली थे कि जिन तियान को चक्कर में डाल दिया। जिन तियान लड़खड़ाया और 2 बार घूमा। फिर वह जमीन पर जोर से गिरा, नितंब के बल। उसके चेहरे के दोनों तरफ सूजन आ गई थी और आंखें सूनी लग रही थीं। जाहिर है उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। इस बीच शी म्यू पलक झपकते ही अपनी पुरानी जगह पर लौट आया। वह अपने पराजित प्रतिद्वंदी को ठंडी आंखों और हाथ जोड़े देख रहा था। जिन जूनियर जो हंस रहे थे और स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, वे खामोश और घबराए हुए सदमे में आ गए। बिल्कुल नहीं, उसने छाया विभाजन तलवारबाजी कैसे तोड़ी? शायद यह एक भाग्यशाली अनुमान था। जिन तियान आखिरकार होश में आया। उसने ऊपर देखा और उस आदमी को देखा जिसने उसे जमीन पर गिरा दिया था। उसकी आंखें तुरंत गुस्से से भर गईं। उसका खून खौलने से लाल हो गया था। वह अचानक जमीन से उठा और लगभग अपनी तलवार की ओर उड़ गया। जैसे ही उसने उसे जमीन से बाहर निकाला, उसकी चीख निकल गई। फिर उसने बेतहाशा अपनी तलवार चलाई और फिर से शी म्यू पर झपटा। हालांकि वह अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करना पूरी तरह भूल गया। वह किसी पागल आदमी जैसा लग रहा था जिसने तलवार चला दी हो। ये देखकर शी म्यू की नाक में दम हो गया और वह खाली हाथ ही तलवार से भिड़ गया। उसकी आकृति बिना किसी परेशानी के तलवार से बचने के लिए चमक उठी। फिर उसने एक हाथ से तलवार पकड़ ली। उसने ये काम बिजली की गति से किया और आराम से तलवार उसके मालिक के हाथ से छीन ली। जिन तियान सिर्फ चौंका ही नहीं, बल्कि उसकी बहादुरी भी तुरंत गायब हो गई और उसका शरीर अवचेतन रूप से पीछे हट गया। फिर भी शी म्यू 1 इंच भी नहीं हिला। उसने तलवार को मूठ और नोक पर पकड़ रखा और जोर लगाया। दरार, चमकती तलवार वहीं टूट गई। शी म्यू ने अपनी कलाई हिलाई और दोनों टुकड़े 2 चमकती रोशनियों की तरह उड़ गए। जिन तियान को अपने कानों के पास से ठंडी हवा का झोंका गुजरता हुआ महसूस हुआ। दोनों टुकड़े उसके गालों से रगड़ खाकर गुजरे थे। 2 छोटे छोटे घावों से जिन तियान के चेहरे से खून की धार बहने लगी। जैसे ही टुकड़े जमीन पर सीधे गिरे, जिन जूनियर जो ये दृश्य देख रहे थे, इस अचानक घटनाक्रम से अचंभित रह गए। हालांकि नीली पोशाक पहने उस युवक को जब एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो वह जोर से हंस पड़ा। उसने अपने पीले पड़ चुके चेहरे से टपकते खून को पोंछा और अपनी चोटों को देखने के लिए सिर नीचे किया। वह हंसते हुए गर्व से शी म्यू से पूछने लगा, क्या तुम सचमुच मुझे मारने की हिम्मत करोगे? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे मैं तुमसे डरूं? जिन तियान ने अपनी बात खत्म की और फिर अपनी कमीज में हाथ डाला। उसने अपनी हथेली जितनी बड़ी एक नली निकाली। वह चटक सुनहरे रंग में चमक रही थी। नली के किनारे के अगले सिरे पर एक काला छेद था। वह अंगूठे के आकार का था। जिन तियान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने जागीर से ज्वलंत पवन की नली चुरा ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ये हमारे परिवार के नियमों के खिलाफ है। हमें इस मामले में शामिल करने की हिम्मत मत करना। अगर कुलपति को कभी इस बारे में पता चला तो तुम्हारे पैर टूट जाएंगे। सभी जिन जूनियर डर गए। ट्यूब देखते ही उनके चेहरे पर पीलापन आ गया था। कुछ ने जिन तियान को मनाने के लिए बार बार चेतावनी दी। कुछ ने अपने घोड़ों की पीठ पर चाबुक मारकर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जिन तियान के हाथ में जो ट्यूब थी वह राक्षसों और वाइपर से भी अधिक भयानक थी। जब तक मैं अपना बदला ले सकता हूँ, मुझे सजा की परवाह नहीं। मुझे 3 या 5 साल तक कैद में रख दो, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। जिन तियान ने दांत पीसकर बुरी तरह गालियां दी। उसके गाल सूज गए थे और पूरे समय खून बहता रहा था। जैसे ही उसने गाली देना समाप्त किया, उसने ट्यूब को शी म्यू की ओर इंगित कर दिया। शी म्यू को इस नली की शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं था। हालांकि जिन अनुयायियों के मुड़े हुए चेहरों को देखकर उसे लगा कि यह कुछ हद तक खतरनाक हो सकती है। उसने खुद को तैयार कर लिया क्योंकि उसका खाली हाथ इस हमले का सामना करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए वह जमीन पर लौट गया था
और उस समय बड़े घोड़े के पीछे छिप गया था जब नीले वस्त्र पहने उस युवक ने ट्यूब को उसकी ओर निशाना बनाया था। साले, भाड़ में जाओ, जिन तियान पागलों जैसी आवाज में चिल्लाया। फिर उसने ट्यूब के सिरे पर एक बटन दबाया, ट्यूब से कुछ निकला और एक काली गोली बिजली की गति से शिमयू की दिशा में चली। हे भगवान, उसने किया, घोड़े से उतरो। जिन लोगों ने ये देखा तो वे बुरी तरह डर गए, इसलिए वे जितनी जल्दी हो सके अपने घोड़ों से उतरकर जमीन पर लेट गए। हर एक ने अपना शरीर जमीन से सटा लिया, किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। शिमयू भागा नहीं, बल्कि उसने जोर से चीख मारी और घोड़े के दोनों अगले पैर पकड़ लिए। उसने पूरी ताकत लगाकर उस विशालकाय जीव को उस काली गोली की दिशा में फेंक दिया। उसने एक साथ जमीन पर जोर से पैर पटका और एक छोटा सा गड्ढा बन गया। धमाक, एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह इतनी तेज थी कि आसमान और धरती लगभग हिल गए। काली गोली शिमयू से 6 मीटर की दूरी पर घोड़े पर लगी और घोड़ा तुरंत आग की एक धमाकेदार लपट में बदल गया। बादलों के गुच्छे हर दिशा में बेतहाशा उमड़ पड़े, जो लगभग 10 मीटर के आसपास के क्षेत्र को ढक रही चिलचिलाती हवा से ढकेले जा रहे थे। बादल एक लंबी सांस तक नहीं उठे। धम्मा, घोड़े का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका आधा हिस्सा पहले ही जल चुका था और बाकी आधा हिस्सा काले कोयले जैसी चीज में बदल गया था। अध्याय 32, हत्या। साले, तू नर्क में सड़ेगा। जिन तियान ने उस जगह की ओर देखते हुए गाली दी जहां शिमयू खड़ा था। हालांकि उसे वहां कोई आत्मा नजर नहीं आई, इसलिए जिन तियान विजयी और बेतहाशा हंसी से लोटपोट हो गया। तभी एक काली परछाई उस गड्ढे से तेजी से निकली जहां शिमयू छिपा था। अब तक वह नीली पोशाक वाले आदमी को घेर चुकी थी। जिन तियान चौंक गया, लेकिन उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस आकृति ने धीमी चीख निकाली और जिन तियान के पेट पर वार किया। उसने जो सुनहरा कवच पहना था वह हमले की ताकत को कुछ हद तक कम कर सकता था। फिर भी जिन तियान को अपने कवच में एक भयानक शक्ति का संचार महसूस हो रहा था। जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए उसने एक भयानक चीख मारी। उसके हाथ उसके पेट पर कसकर दबे हुए थे। इसमें कोई शक नहीं था कि वह परछाई शिमयू की ही थी। दरअसल वह बाल बाल बच गया था। घोड़े को पटकने के बाद उसने जमीन पर जोर से पैर पटककर एक गड्ढा बना दिया था। गोली चलने पर वह गड्ढे में दुबक गया था। अगर उसने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया न की होती तो उसका भी वही हश्र होता जो घोड़े का हुआ था। शिमयू अपनी भाग्यशाली बच निकलने के बाद डर गया था, लेकिन जैसे ही उसने मौत के मुंह में जाने के बारे में सोचा, उसका डर गुस्से में बदल गया। फिर वह जिन तियान के पास गया। उसने एक हाथ से उस बच्चे के शरीर को उठाया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारे। पा जिन तियान का सिर सूजकर सुअर के आकार का हो गया। उसकी आंखें 2 संकरी दरारों में दब गई थीं और वह उन्हें और ज्यादा नहीं खोल पा रहा था। इसे रोक, शिमयू, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? बाकी जिन लड़के जमीन पर लेटे हुए थे और तब तक होश में नहीं आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। वे शिमयू को रुकने के लिए कहने लगे। दरअसल उनमें से 2 तो शिमयू के पास तक गए और उसे जिन तियान को पीटने से रोकने की कोशिश भी की। ये सब सुनकर शिमयू का चेहरा उदास हो गया। हालांकि उसे आंटी जेन और यूहुआन की याद आ गई। उसने जियान तियान की कमीज पर से अपनी पकड़ ढीली करते हुए खर्राटे लिए। हालांकि जैसे ही शिमयू ने उसे जाने देने का फैसला किया, जिन तियान की आंखों में एक द्वेष की झलक उभर आई। जिन तियान ने अपना हाथ उठाया और उसकी आस्तीन से एक चांदी का क्रॉसबो तीर निकला। वह सीधा शिमयू के दिल पर जा लगा। दूरी कम होने के कारण शिमयू के लिए हमले से पूरी तरह बचना नामुमकिन था। फिर भी वह तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि शिमयू सिर्फ अपने शरीर को मोड़कर तीर को अपने दिल पर लगने से बचा पाया। उसे पसीना आ गया। पेंग, एक जोरदार आवाज सुनाई दी। चांदी का क्रॉसबो तीर शिमयू के सीने में लगा। हालांकि उसने अप्रत्याशित रूप से एक खंखती हुई आवाज की और किसी धातु से टकराकर वापस उछल गया। इससे शिमयू और जिन तियान दोनों आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि अगले ही पल शिमयू उछल पड़ा। उसने अपना पैर उठाया और जिन तियान को जोर से लात मारी। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी क्योंकि वह गुस्से से उबल रहा था। जिन तियान दूर फेंका गया। हालांकि स्वर्ण कवच ने उसकी ताकत कुछ कम कर दी थी। गिरते ही उसके मुंह से खून की एक गेंद निकली। मुझे उसे मारना ही होगा, मुझे उसे हर हाल में मारना ही होगा। नीले वस्त्र पहने उस युवक ने हवा में उड़ते हुए मन ही मन सोचा था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसका चेहरा सुअर की तरह सूजा हुआ था और पीड़ा से मुड़ा हुआ लग रहा था। हालांकि जब वह जमीन पर गिरने ही वाला था तभी उसने अपने साथियों की चीखें सुनी। नहीं, भागने की कोशिश मत करना। नीले वस्त्रधारी युवक अपने साथियों के चेहरों पर भय के भाव देख सकता था। जो 2 लोग उसकी ओर बढ़े थे वे अब उसकी ओर बढ़ रहे थे, मानो उसे हवा में ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। ये तो अजीब है। मेरे इतने दोस्त कब से हो गए जो मेरी इतनी परवाह करते हैं? जवाब देने में बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर जमीन पर गिर चुका था और ठंड उसकी गर्दन में घुस चुकी थी। एक तलवार उसके गले के बीच से आर पार हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसने कुछ आवाजें निकालने की कोशिश की क्योंकि उसके मुंह के आसपास खून के झाग बन रहे थे। उसका शरीर कई बार बेतहाशा ऐंठ गया। आखिरकार वह बेहोश हो गया। जिन तियान की ओर दौड़ रहे 2 युवक ये दृश्य देखकर रुक गए। जिन तियान का खून से लथपथ शरीर देखकर उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। उसकी गर्दन तलवार के आधे टुकड़े से छलनी हो गई थी। शिमयू भी जिन तियान का अंत देखकर हैरान रह गया। जब शिमयू ने तलवार तोड़ी थी तब तलवार का एक टुकड़ा जमीन में धंस गया था। जिन तियान ठीक उसी जगह गिरा था। इससे लगभग यही लग रहा था कि उसकी मौत स्वर्ग से तय थी।
हो सकता है कि यह उसकी बदकिस्मती ही रही हो। अगर वह आधा टुकड़ा उसके शरीर के किसी और हिस्से से टकराता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। तुमने अभी जिन तियान को मार डाला। पांचवें चाचा और हमारा जिन कबीला आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हम इस क्रूर बदमाश का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें जागीर में वापस लौटना होगा और अपने लोगों को इसकी सूचना देनी होगी। जिन जूनियर बुरी तरह डर गए, उनके पैर जमीन पर जम गए। वे कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और जब उनमें से एक ने आदेश दिया तभी उन्हें होश आया। फिर उनमें से कुछ ने अपने हथियार निकाल लिए, जबकि कुछ अपने घोड़ों पर सवार होकर फैंग शहर की दिशा में भाग गए। बदला लेने की कोशिश करने वालों को अपने भागते हुए साथियों को देखकर जल्दी ही समझ आ गया कि वे शीमू के आगे कुछ नहीं है। वह उनके सामने जानलेवा निगाहों से खड़ा था। लंबे आरामदायक जीवन से बिगड़े शरीरों के साथ शीमू को चुनौती देना बाघ की मांद में मेमने को लाने जैसा था, इसलिए उन्होंने भी यह प्रयास छोड़ दिया। वे जल्दी से अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने साथियों के पीछे चल पड़े। शीमू को अभी अभी एहसास हुआ था कि उसने क्या किया है। जिन जूनियर्स को भागते देखकर उसका चेहरा अचानक उदास हो गया। हालांकि वह उनका पीछा नहीं करना चाहता था। उसने जानबूझकर जिन तियान को नहीं मारा था, लेकिन उसे इस बात का पूरा एहसास था कि जिन कबीले के नेता, खासकर पांचवें चाचा, इस बात से सहमत नहीं होंगे। वह शायद शीम्यू की जान लेकर अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहेगा। यह एक सीलबंद मामला होगा, भले ही आंटी जेन उसके लिए कड़ी दलीलें दें। शीम्यू की आंखें सख्त हो गईं। वह इस तरह मरने को कभी तैयार नहीं होगा। दूसरों को अपनी किस्मत का फैसला करने देकर आगे सोचते हुए शीम्यू को बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए फैंग सिटी या यहाँ तक कि क्वानझो भी जल्द से जल्द छोड़ना होगा। उसने झांगसू पर एक नजर डाली, जो बुरी तरह डर गया था, और जागीर की ओर चल पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि उस क्षण से वह भाग जाएगा। हालांकि जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसे एक विचार सूझा। इसलिए वह अचानक जिन तियान के शरीर के पास वापस चला गया। आधे दिन बाद तारांकन, क्या तुम सच में कह रहे हो बड़े भाई? मेरा प्यारा तियान मर गया है? उसे शीम्यू ने मारा है? बिल्कुल नामुमकिन। पांचवां गुरु जिन जागीर के मुख्य हॉल में अपने भाई को देखता रह गया। उसे अपनी एक भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जिन तियान की मृत्यु के साक्षी रहे अन्य 5 जिन भी 8 जिन नेताओं के साथ हॉल में एकत्रित हुए थे। वे जिन नेताओं के चारों ओर इकट्ठा हो गए और वहीं निश्चल खड़े रहे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी सांसें रोक रहे हों। मेरे प्रिय तियान का शरीर लाओ, सबसे बड़े नेता ने आह भरते हुए अपने पास खड़े नौकरों की ओर इशारा किया। एक शव को सफेद कपड़े में लपेटकर 2 सेवकों ने हॉल में ले जाकर उसे हॉल के बीचों बीच रख दिया। पांचवें मास्टर ये दृश्य देखकर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। कपड़ा उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अध्याय 33, हताश होकर भागना। क्या ये सचमुच मेरा प्रिय पुत्र है? पांचवें गुरु ने मुड़कर परिवार के नेता से कांपती हुई आवाज में पूछा। भाई, क्या मैं ऐसी बात पर मजाक करूं? इन लोगों ने लिटिल तियान की मौत देखी थी, नेता ने धीरे से कहा। ये सुनकर पांचवें गुरु को आखिरकार यकीन हो गया और उनका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। उन्होंने मुड़कर फिर से शव की ओर देखा। फुश की आवाज सुनाई दी। हवा के एक झोंके ने जिन तियान की लाश से कपड़ा उड़ा दिया और उसका विकृत शरीर सामने आ गया। उसका शरीर किसी डरावने भूत जैसा लग रहा था। अजीब बात ये थी कि जिन तियान ने जो स्वर्ण कवच पहना हुआ था वह अब वहाँ नहीं था। मेरे प्यारे तियान। पांचवें गुरु ने जिन तियान का सूजा हुआ चेहरा और छिदा हुआ गला देखा तो चीख पड़े। उन्होंने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और एक दर्दनाक चीख निकाली। पांचवें भाई, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। मैंने लड़कों से सब कुछ सुन लिया है। जिनवू, अपने चाचा को बताओ कि क्या हुआ, नेता ने आह भरते हुए सबसे बड़े लड़के से पूछा। हाँ बड़े चाचा। पांचवें चाचा, बात कुछ यूं हुई थी। भाई तियान ने आज सुबह हमें उपनगरों में शिकार पर जाने को कहा था। युवक ने फिर से कहानी सुनानी शुरू की, हालांकि वह अभी भी सदमे में था। हालांकि उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि पांचवें गुरु और बड़े नेता की ठंडी निगाहों से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। पांचवें गुरु पूरे वर्णन के दौरान भावशून्य रहे। उनकी आंखें सूनी थीं। उनकी आंखें तब थोड़ी बदलीं जब उन्होंने सुना कि जिन तियान ने उनकी जागीर से स्वर्ण कवच और ज्वलंत वायु नली चुरा ली है। भाई, अब मैंने पूरी कहानी सुन ली है, लेकिन मेरे बेटे की मौत से निपटने की तुम्हारी क्या योजना है? पांचवें गुरु ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। उनकी आवाज में संयम था। ये तय करना मुश्किल है। पता है, हमारे तियान ने ही इस हादसे को भड़काया था। उसने ट्यूब भी चुरा ली थी। बड़े नेता ने भौहें से कोड़ते हुए धीरे से कहा। मुझे परवाह नहीं कि मेरे प्यारे तियान ने क्या किया। मुझे बस इतना पता है कि मैंने अपना इकलौता बेटा खो दिया है, और वो तुम्हारा खून का भतीजा भी था। मैं उस कमीने शीम्यू के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि मेरा बेचारा बच्चा चैन से सो सके। अगर तुमने बदला लेने में मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं मानूंगा। पांचवें गुरु ने चिल्लाकर कहा। पांचवें भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? बड़े भाई से बात करते समय तुम्हें सम्मान से बात करनी चाहिए। पांचवें भाई, हम सब जानते हैं कि आप दुख में हैं, लेकिन हम जिन वंश के हैं, हम अपना शिष्टाचार नहीं खो सकते, चाहे हालात कितने भी विकट क्यों न हो जाएं। अन्य सभी जिन नेताओं ने पांचवें मास्टर को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह दुख में खुद को खो रहे थे। तुम सब ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मारा गया तुम्हारा बेटा नहीं है। मुझे पता है तुम्हें शक है, क्योंकि वो कमीना शीम्यू 7वीं बहन का सौतेला बेटा है।
लेकिन मुझे परवाह नहीं कि वो हत्यारा कौन है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं खुद ही कर लूंगा। पांचवें गुरु ने उन्हें चुनौती भरी नजरों से घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो। पांचवें गुरु के चेहरे पर द्वेषपूर्ण भाव देखकर नेता का चेहरा उतर गया। हालांकि जैसे ही उन्होंने मुंह खोला और कुछ कहने ही वाले थे, हॉल में एक अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। अच्छा बेटा, अगर तुम्हारे पिता तुम्हें रोकेंगे तो क्या तुम भी उन्हें अस्वीकार कर दोगे? पिता, दादाजी, वरिष्ठ नेता। जिन कबीले के सदस्यों ने यह आवाज सुनी तो वे सम्मान और विस्मय से भर गए। यह आवाज जिन कबीले के संरक्षक, एक उन्नत होउतियान योद्धा की थी। पांचवें गुरु का चेहरा विस्मय से भर गया था। उन्होंने जल्दी से उत्तर दिया, पिताजी, मेरे मन में ऐसा विद्रोही विचार कैसे आ सकता है? बात बस इतनी है कि मेरे प्रिय तियान की इतनी बुरी तरह मृत्यु हो गई। अगर मैं अपने बेटे की हत्या का बदला नहीं लूंगा तो मैं अपने परिवार के सामने अपनी इज्जत कैसे बचा पाऊंगा? दरअसल शहर के दूसरे बड़े कबीले भी हमारी कमजोरी पर हंसेंगे। तुम ही छोटे तियान की मौत के जिम्मेदार हो। अगर तुमने उसे इतना बिगाड़ा न होता तो वह लड़ाई छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता जिससे उसकी जान जा सकती थी। बुजुर्ग आदमी ने नाराजगी से कहा। उसकी आवाज में अधिकार भरा था। पिताजी, मुझे पता है कि मैं गलत था, लेकिन कृपया क्या आप मुझे अपनी इच्छा पूरी करने और अपना बदला लेने की अनुमति दे सकते हैं? इसके बाद मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा, चाहे आप मुझे कितनी भी सजा दें। पांचवें गुरु ने अपने पिता को प्रणाम किया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और भारी आवाज में विनती करते रहे। जल्द ही उनका माथा फूलने लगा। बुजुर्ग व्यक्ति कुछ देर चुपचाप सोचता रहा, फिर आखिरकार उसने मन बना लिया। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी नादानी पर सचमुच पछतावा हो, जिन तियान गलत हो सकता है, लेकिन वह तो जिन परिवार का ही वंशज था। हम हत्यारे को छोड़ नहीं सकते, वरना दूसरे कुल हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ज्येष्ठ पुत्र, पांचवें पुत्र के साथ कुछ आदमी भेजो। ध्यान रखो कि शीम्यू कल की रोशनी न देख पाए। मैं उसकी सौतेली माँ, अपनी सातवीं बेटी, से निपट लूंगा। मैं उसे अगले कुछ दिनों के लिए जागीर में ही बंद कर दूंगा। हाँ पिताजी, नेता ने वादा किया। सबसे बड़े गुरु ने और कुछ नहीं कहा। बाकी लोग बस एक एक करके खड़े होने का साहस कर पाए। ये पिताजी का आदेश है, आप जिसका चाहे नाम ले सकते हैं। पांचवें भाई। बड़े नेता ने पांचवें मास्टर से थोड़ा सोचने के बाद कहा, बड़े भाई, मुझे केवल ब्लड हंटर्स और ब्लू ईगल्स की आवश्यकता है क्योंकि वे ट्रैकिंग में अच्छे हैं, कोई अन्य बल नहीं। पांचवें मास्टर ने एक पल भी सोचे बिना उत्तर दिया। वास्तव में यह उचित है। हमें एक साधारण मार्शल शिष्य से निपटने के लिए होउतियान योद्धाओं की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें शिकारी और चील उधार दे दूंगा। नेता ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाकर वादा किया। वाह, मुझे लगता है कि उस कमीने ने हमसे आधे दिन की बढ़त ले ली है। मैं अभी निकल पड़ता हूँ, अगले कुछ दिनों में मैं उसकी जान ले लूंगा। पांचवें मास्टर ने कसम खाई। वह लीडर के जवाब से काफी खुश लग रहा था, हालांकि उसका चेहरा द्वेष से तमतमा रहा था। इस दौरान शीम्यू 2 काले घोड़ों द्वारा खींची जा रही एक धूसर गाड़ी चला रहा था। वह शहर से लगभग 10 मील दूर था। चूंकि सड़क काफी चौड़ी थी, इसलिए वह अपने घोड़ों को जितनी तेज दौड़ा सकता था दौड़ा रहा था। गाड़ी के चलने से धूल के गहरे निशान उड़ रहे थे। उसकी कमर में सूर्य और चंद्र खंजर बंधा हुआ था। उसने बैंगनी स्टील का धनुष और बाणों का बंडल कंधे पर लटका रखा था। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। भाई शी, तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अकेले भाग जाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर मौका होगा। गाड़ी से एक मधुर आवाज आई। फिर पर्दा खुला। जोंग शियू का परेशान चेहरा सामने आया। इसके बारे में सोचना भी मत। अगर मैं तुम्हें शहर में अकेला छोड़ दूं, भले ही वो कबीला तुम्हें नुकसान न पहुंचाए, जिन कबीला जरूर तुम पर अपना गुस्सा निकालेगा। शीम्यू ने बिना सिर घुमाए दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। आप मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ सकते हैं, मैं शायद कहीं छिप जाऊं। जोंग शियू ने कुछ सोचने के बाद अपना सुझाव दिया। जिन कबीले को कम मत समझो। जब तक तुम क्वानझोउ में रहोगे तुम्हारे लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर मैं तुम्हें कहीं छोड़ने का फैसला करता हूँ तो क्वानझोउ के बाहर किसी जगह पर छोड़ूंगा। शीम्यू ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये सच है, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई विचार है? अगर हम इसी मुख्य सड़क पर चलते रहे तो देर सवेर जिन कबीले के लोग हमें खोज निकालेंगे। जोंग शियू ने हल्की सांस लेते हुए कहा। अध्याय 34, नीली हवा के घोड़े। अगर हम इस सड़क पर चलते हुए पश्चिम की ओर 200 मील और चलें तो हम प्रसिद्ध युनजिया पर्वत श्रृंखला तक पहुंच जाएंगे। ये पर्वत श्रृंखला 1000 मील से भी ज्यादा लंबी है। ये क्वानझोउ और युनझोउ के 2 प्रांतों से होकर गुजरती है। पहाड़ों में पहुंचते ही हम ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। शीम्यू ने सहजता से उत्तर दिया। जाहिर है उसने पहले से ही योजना बना ली थी। युनजिया पर्वत श्रृंखला, इसमें कोई शक नहीं कि यह छिपने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमें अभी भी लंबा सफर तय करना है। क्या आपको लगता है कि हम वहां पहुंच पाएंगे? क्या रास्ते में जिन कबीला हमें पकड़ नहीं लेगा? मैंने सुना है कि सभी बड़े कबीलों के पास खास ट्रैकिंग घोड़े होते हैं। वे हमारे साधारण घोड़ों को जरूर हरा देंगे। जोंग शियू ने जवाब देते हुए अपनी आंखें झपकाईं। हालांकि शीम्यू के विचार ने उसे जरूर ज्ञान दिया था। ये हमारी क्षमता से बाहर है। हम जिन तियान की मृत्यु के तुरंत बाद निकल पड़े थे, इसलिए हमें उनसे कम आधे दिन की यात्रा आगे निकल जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है कि हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं। हम बस अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। मिस जोंग, सावधान रहना। मैं अब घोड़ों की गति तेज करने जा रहा हूँ। उम्मीद है वे इस यात्रा के आखिरी क्षण तक दौड़ पाएंगे। शीम्यू ने गंभीर स्वर में कहा।
जोंग शियू केवल पर्दे बंद कर सकती थी और गाड़ी में वापस बैठ सकती थी, हालांकि वह चिंतित थी। शी म्यू ने बिना समय गंवाए दोनों घोड़ों को जोर जोर से कोड़े मारने शुरू कर दिए। दोनों काले घोड़ों ने तेज हिनहिनाहट की और भी तेज रफ्तार से दौड़ने लगे। ग्रे रंग की गाड़ी जल्द ही एक काले धब्बे में बदल गई और दूर गायब हो गई। इस बीच काले कपड़े से पूरी तरह ढकी एक गाड़ी शहर के केंद्र से फैंग सिटी के पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ रही थी। उस गाड़ी को खींच रहे 3 घोड़े थोड़े अजीब लग रहे थे। उनके पूरे शरीर लाल थे और उनके बाल आग की लपटों जैसे लग रहे थे। इन प्रसिद्ध ट्रैकिंग घोड़ों को ट्रैकिंग ब्लेज हॉर्स कहा जाता था। ये सवारी के घोड़े भी हो सकते थे और एक दिन में हजारों मील की दूरी तय कर सकते थे। ये लड़ाकू घोड़े भी हो सकते थे। उकसाने पर ये अपने मुंह से आग भी उगल सकते थे। गाड़ीवान नीले वस्त्र पहने एक आदमी था। वह गाड़ी में सबसे आगे बैठा था। उसके हाथ में एक चमकदार काला चाबुक था। उन्हीं अजीब घोड़ों पर सवार 3 सवार गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे। उनमें से एक जिन कुल का 5वां गुरु था। उसकी दाढ़ी छोटी थी और उसके लंबे चेहरे पर दुख का भाव था। बाकी 2 सवारों में से एक ने पीले सूती वस्त्र पहने हुए थे। वह घोड़े पर किसी विशालकाय बंदर की तरह बैठा था। उसके कान बाहर निकले हुए थे और उसके गाल किसी बंदर जैसे लग रहे थे। आखिरी सवार का कद असामान्य रूप से बड़ा था। उसने चांदी का एक लंबा वस्त्र पहना हुआ था और उसकी आंखें चमकदार और पैनी थीं। तीनों सवार और गाड़ी तेजी से चल रहे थे, मानो बहुत जल्दी में हों। वे पूरी गति से पश्चिमी द्वार से गुजरे। बंदर वाला बीच बीच में नीचे कूद जाता। वह सड़क पर कुछ नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करता। फिर वह घोड़े पर सवार हो जाता और वे सरपट भाग जाते। जिन कबीले के 5वें गुरु शिकारियों और चीलों के साथ निकल पड़े हैं। अच्छा, अब हम उत्तरी द्वार से प्रस्थान करेंगे। हम एक चक्कर लगाकर उनसे पहले शी म्यू तक पहुंचेंगे। वे हमारी किंग ली की खुशबू वन को हरा नहीं पाएंगे, हालांकि वे ट्रैकिंग में माहिर हैं। हमने शी म्यू की गाड़ी में ट्रैकिंग के लिए कुछ धूप बिखेर दी है। उत्तरी द्वार के पास तैयार खड़े 10 घुड़सवारों के एक समूह के नेता ने कहा। नेता ने कड़ाईदार पोशाक पहनी हुई थी। नौकर से खबर सुनकर वह हंस पड़ा। तीसरे अंकल, कृपया मुझे अनुमति दें कि यदि हम शी म्यू को जिन्स से पहले पकड़ लें तो मैं उसके पैर तोड़ दूं। समूह में से एक गर्वित युवक ने महत्वाकांक्षा से पूछा। ये समूह वू कबीले के आदमियों से बना था। उनका नेता परिवार का तीसरा स्वामी वू तोंग था। वह घमंडी युवक वू हुआ था। उसकी सगाई पहले जोंग शियू से हो चुकी थी। यह एक संयोग ही था। वू कबीला नामांकन परीक्षा के बाद जोंग शियू का अपहरण करने की योजना बना रहा था, इसलिए उन्होंने शी म्यू की जागीर पर नजर रखी हुई थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें सबसे पहले ये खबर मिली कि शी म्यू ने गलती से जिन तियान को मार डाला है। इसलिए वू कबीला अब काफी राहत महसूस कर रहा था। वे जिन कबीलों के साथ शी म्यू के दूर के संबंधों को लेकर डरे हुए थे। हालांकि अब उन्हें बस इतना करना था कि जिन कबीलों से पहले जोंग शियू तक पहुंच जाएं। वू हुआ की भागीदारी उसकी अपनी इच्छा से थी। वू कबीले के घुड़सवार अनोखे घोड़ों पर सवार थे। इन घोड़ों के चमकदार नीले बाल थे। ऐसा लग रहा था मानो इन घोड़ों पर झिलमिलाती नीली रोशनी की एक परत चढ़ी हो। ये घोड़े ट्रैकिंग के लिए मशहूर थे और इन्हें नीली हवा के घोड़े के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि घोड़ों की इस अनोखी नस्ल का हवा की लोमड़ी से रक्त संबंध था, इसलिए एक निश्चित गति तक पहुंचने पर ये हवा के झोंके पैदा कर सकते थे। निस्संदेह ये सबसे तेज घोड़ों में से थे। यही कारण था कि जब शी म्यू को खोजने की बात आई तो वू कबीले को जिनको हराने का पूरा विश्वास था। थोड़ी देर बाद वू कबीले के घुड़सवार उत्तरी द्वार से बाहर निकले। उन्होंने एक चक्कर लगाया जिससे वे जिन कबीले के ट्रैकर्स से आगे निकल गए। जिन तियान की आकस्मिक हत्या की खबर दूसरे बड़े कबीलों और गिरोहों को भी मिल गई थी। इससे कई लोग हैरान हुए। हालांकि नामांकन परीक्षा को लेकर चल रही लगातार चर्चाओं के बीच ये खबर जल्द ही भुला दी गई। आधे दिन बाद तारांकन दिन ढल चुका था। स्लेटी रंग की गाड़ी अभी भी सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन उसकी गति धीमी थी। सड़क के किनारे छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई देने लगी थीं। शाम के अंधेरे में वे धुंधली सी लग रही थीं और असामान्य रूप से शांत थीं। घोड़ों को चाबुक मारते हुए शी म्यू का चेहरा उदास था। दोनों घोड़े अपनी सीमा पार कर चुके थे। धीमे होते ही वे गर्म हवाएं छोड़ रहे थे। भाई शी, ऐसा मत करो, यह वैसे भी काम नहीं करेगा। घोड़े इतनी देर तक बिना रुके दौड़ने के बाद बहुत थक गए होंगे। उन्हें रुककर आराम करना चाहिए। गाड़ी के अंदर से जोंग शियू की आवाज आई। बेशक मुझे ये पता है, लेकिन हम जो भी पल बर्बाद करते हैं उससे हमारे पीछा करने वाले हमें पकड़ लेते हैं। शी म्यू ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन अगर तुम उन्हें कोड़े मारकर मार डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। चलो थोड़ा आराम करते हैं, फिर उन्हें कुछ खिलाकर चलते हैं। जोंग शियू ने आग्रह करना जारी रखा। ये तो ठीक लगता है, चलो कुछ मिनट आराम करते हैं और कुछ खाते हैं। शी म्यू को सहमत होना पड़ा क्योंकि उसने पसीने से तर 2 घोड़ों की ओर देखा। उसने लगाम खींची और घोड़ों ने दिशा बदल दी। वे सड़क से उतरकर पास के जंगल में भाग गए। हालांकि उन्होंने वू कबीले के घोड़ों की गति को कम करके आंका था। जंगल के पास पहुंचते ही शी म्यू ने गाड़ी की लगाम खोल दी। फिर उसने जोंग शियू को गाड़ी से उतरने में मदद की। अचानक उन्हें सड़क से सरपट दौड़ने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे मूसलाधार बारिश के साथ हल्की सी बेकाबू हंसी भी आ रही हो। हा, सुगंध संवेदी भरिंग प्रतिक्रिया कर रहा है। वे जरूर आसपास ही होंगे। चुप रहो, मेरे द्वारा शी म्यू को पकड़ने का इंतजार करो, मैं खुद ही कर लूंगा। ये पीछा करने वाले इतनी तेज गति से आए कि शी म्यू ने उनकी बातचीत पूरी होने से पहले ही उन्हें देख लिया। भागो, वे आ गए हैं।
शीम्यू को उनकी आवाज सुनते ही समझ आ गया कि क्या हुआ है। उसने झोंक शियू को कमर से पकड़ा और जंगल में भाग गया जितनी तेजी से हो सकता था। वू कबीले ने अपने नीली हवा के घोड़ों की मदद से केवल आधे दिन में ही शीम्यू को पकड़ लिया था। उनके घोड़े जिन कबीले के ट्रैकिंग ब्लेज हॉर्स से एक स्तर ऊपर थे। कियान ली की खुशबू और नीली हवा के घोड़ों के संयोजन ने उन्हें जिन कबीले से पहले शीम्यू को पकड़ने में मदद की थी। नोट्स: कियान ली का अर्थ है 1000 मील या लंबी दूरी। अध्याय 35 जंगल में शिकार। वो घुड़सवारों को जंगल में भागने में देर नहीं लगी। एक त्रिकोणीय आंखों वाला अधेड़ आदमी आगे चल रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी का बक्सा था। उसमें एक गुलाबी भरिंग था। वह एक लंबी सींग वाले भरिंग जैसा दिख रहा था। वह लगातार अपने पंख फड़फड़ा रहा था और कमजोर स्वर में गिनगिना रहा था। वे यहाँ से भाग गए हैं। जैसी की उम्मीद थी, एक आदमी आगे बढ़ा। खाली गाड़ी और 2 काले घोड़ों पर नजर डालने के बाद उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह लगभग 40 साल का लग रहा था और आकर्षक कपड़ों से सुसज्जित था। यह व्यक्ति वू टोंग था, वू वंश का तीसरा गुरु। तो फिर हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? जाओ, उनका शिकार करो, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तीसरे मास्टर के पीछे खड़े घमंडी युवक ने आग्रह किया। शीम्यू का सुराग पाकर वह बहुत खुश हुआ। हाँ, बस आराम करो। वे गाड़ी में इतनी देर तक रहे कि कियान ली की खुशबू उनके कपड़ों में समा गई। पूरी रात बीतने के बाद ही खुशबू गायब होगी। क्या तुम्हें लगता है कि हम एक मामूली मार्शल शिष्य को पूरी रात में नहीं पकड़ सकते? तुम दोनों यहीं रहो, घोड़ों पर नजर रखो और लिटिल हुआ की रखवाली करो। बाकी सब मेरे साथ आओ। वू टोंग ने अपने आदमियों को आदेश दिया और आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। आदेश सुनते ही दोनों मार्शल शिष्यों ने आज्ञाकारी ढंग से झुककर प्रणाम किया और अपने घोड़ों की ओर एक कदम पीछे हट गए। बाकी शिष्यों ने अपने हथियार निकाले और उस आदमी के पीछे जंगल में चले गए। वे सभी असाधारण रूप से कुशल थे, हालांकि वे केवल मार्शल शिष्य थे। वे अंधेरे में बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ रहे थे। वू टोंग उस घमंडी युवक को सावधान करने के बाद ही जंगल में गया। 1 घंटे बाद जंगल के बहुत अंदर तारांकन शीम्यू तेज गति से दौड़ रहा था। उसने अभी भी लड़की को अपनी बाहों में थाम रखा था। टहनियों से टकराने से उसकी कमीज बहुत पहले ही फट चुकी थी। दरअसल उसके हाथों और पैरों पर खून से सने कई घाव थे। हालांकि शीम्यू को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह अभी भी आगे बढ़ रहा था, मानो उसे कोई दर्द ही न हो। वह एक निश्चित दूरी तक दौड़ने के बाद अचानक अपनी दिशा बदल देता ताकि उसका रास्ता जितना हो सके उतना मुश्किल हो। लड़की शीम्यू की बाहों में सिमट गई थी। उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल ली थीं और चुपचाप खड़ी रही। वह हल्के से शर्मा रही थी। मंद तारों की रोशनी और धुंधली धुंध के कारण एक अजीब और अदम्य अनुभूति हो रही थी। लड़की के कोमल शरीर से निकल रही हल्की सी उत्तेजक सुगंध से हवा में एक तीव्र प्रलोभन तैर रहा था। हालांकि शीम्यू के पास अपनी बाहों में समाई सुंदरता का आनंद लेने का समय नहीं था। दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे। छिपने के लिए अच्छी जगह ढूंढने के लिए वह अपनी अलौकिक दृष्टि पर ही निर्भर था। उसका शरीर पेड़ों के बीच तेंदुए की तरह घूम रहा था। अचानक वह एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा और कुछ सुनने की कोशिश में उसके पीछे छिप गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपना सिर एक तरफ झुका लिया। जोंग शियू ने जब अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखें स्नेह से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ देर के लिए खुद को खो बैठी हो, क्योंकि उसकी नजरें शीम्यू के गंभीर चेहरे पर टिकी थीं। बदकिस्मती से थोड़ी देर बाद उनके पीछे से कुछ धीमी गालियों के साथ तेज कदमों की आहट सुनाई दी। शीम्यू का चेहरा बदल गया और वह बिना कुछ बोले अचानक मुड़ गया। एक बार फिर वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागने लगा। लड़की अभी भी उसकी बाहों में थी। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। उनके पास हमें ट्रैक करने के कुछ अनोखे तरीके जरूर होंगे, वरना इतने बार रास्ता बदलने के बाद भी वे हमें कैसे ढूंढ पाए, इसका कोई जवाब नहीं है। भाई शी, कृपया मुझे नीचे उतार दो। तुम्हें अकेले ही भाग जाना चाहिए। मैं एक बोझ हूँ और मेरे बिना भागना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। जोंग शियू ने धीमी आवाज में सुझाव दिया। कदमों की आहट सुनकर वह होश में आए। मिस जोंग, इस विषय को दोबारा मत उठाए। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी औरत या बच्चे को खतरनाक दुश्मनों के रास्ते में कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा अंकल जोंग ने अपने आखिरी शब्दों में मुझे आपकी रक्षा करने के लिए कहा था। शीम्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। लेकिन ये सब लेकिन क्यों है? मेरी ताकत और सहनशक्ति यह सुनिश्चित करती है कि तुम बोझ न बनो। मैं पूरी रात दौड़ने की क्षमता रखता हूँ और फिर भी कुछ अतिरिक्त ऊर्जा बची रहती है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि क्या हमारे पीछे आने वालों में भी इतनी सहनशक्ति है। शीम्यू ने शांति से कहा। मैं समझ गई। फिर मैं इस विषय पर दोबारा बात नहीं करूंगी। सबसे बुरी हालत में मैं भाई शी के साथ मर जाऊंगी। शीम्यू की वीरतापूर्ण घोषणा सुनकर लड़की ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसकी बाहों ने शीम्यू की गर्दन को और कसकर पकड़ लिया। हालांकि शीम्यू उसके कोमल शब्दों में खो जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक जब उसने कुछ देखा तो वह रुक गया। आगे पेड़ लगातार कम होते जा रहे थे और खुले मैदानों के बड़े बड़े टुकड़े धुंधले दिखाई दे रहे थे। इतनी देर तक भागते रहने के बाद वे जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच गए थे। अब बहुत देर हो चुकी है, अब दूसरे रास्ते पर जाने का समय नहीं है। जोंग शियू उस विकट परिस्थिति के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। उसके दिल में जरा भी डर नहीं था। लगता है मुझे उनसे लड़ना पड़ेगा। मिस जोंग, प्लीज मुझे जितना हो सके कसकर पकड़ लो। शीम्यू ने चेहरे पर उदासी लिए लड़की से कहा।
हाँ, लड़की ने उत्साहित स्वर में कहा। फिर शी म्यू एक बड़े पेड़ की ओर दौड़ा और किसी फुर्तीले बंदर की तरह अपनी बाहें हिलाने लगा। कुछ ही देर में वह एक ऐसी शाखा पर चढ़ गया जो जमीन से लगभग 14 मीटर ऊंची थी। उसने लड़की को उस शाखा पर बिठाया और उसे पकड़े रहने को कहा। फिर उसने गंभीरता से कहा, यहाँ मेरा इंतजार करो। अगर मैं दुश्मनों को मारने में कामयाब हो गया तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और पेड़ से झट से नीचे उतर गया। फिर मुड़कर घने जंगल में वापस भाग गया। जोंग शियू के पास डाल का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह उस दिशा में घूर रही थी जहां शी म्यू गायब हो गया था। उसका चिंतित चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। इससे उसके माथे पर नीला जन्मचिन्ह अस्पष्ट हो गया था। वह शब्दों से परे कोमल लग रही थी। शी म्यू ने आंखें सिकोड़ लीं और जोंग शियू और खुद के बीच कुछ दूरी बनाने के बाद अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना शरीर एक घनी झाड़ी के पीछे छिपा लिया। उसने अपना हाथ उठाया और कंधे से बैंगनी स्टील का धनुष उठाया। तभी उसने देखा कि लगभग 10 काली आकृतियां उसकी ओर दौड़ रही हैं। वे अभी भी 1000 मीटर से ज्यादा दूर थीं। वू कबीले के सदस्यों ने कभी सोचा भी नहीं था कि शी म्यू उनका इंतजार कर रहा होगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई उन्हें 1 किलोमीटर दूर से साफ साफ आते हुए देख सकता है, और वो भी इतनी अंधेरी रात में। बेखबर घुड़सवार आगे बढ़ते रहे। ज्यादातर सवार शी म्यू की तरह ही फटे हुए थे, क्योंकि वे 1 घंटे से ज्यादा समय से अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और कुछ तो सांस लेने में भी मुश्किल महसूस कर रहे थे। ये देखकर शी म्यू को बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि ज्यादा दूरी तक दौड़कर वह आसानी से उनसे आगे निकल सकता था। हालांकि यह विचार उसके मन में घूम रहा था, फिर भी उसने तुरंत कदम उठाया। उसने अपने कंधे पर रखे हुए एक लंबे तीर को उठाया और बिजली की गति से कुशलता से तीर को आगे बढ़ाया। सुगंध संवेदी भरिंग बहुत जोर से प्रतिक्रिया कर रहा है। हम जरूर पास ही होंगे। एक क्षण बाद किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। वो कबीले के सभी सदस्य रुक गए। उनमें से एक ने विरोध किया। फिर से प्रतिक्रिया। छोटे भाई, क्या भरिंगों में कुछ गड़बड़ है? हर बार जब आपने कहा है कि हम उनके पास हैं, तो हमें अपने आसपास कोई जीव नहीं मिला। यह आदमी पूरी रात इस तरह कैसे दौड़ सकता है? हमसे गलती हो सकती है, लेकिन भरिंग गलत नहीं हो सकता। हम उसे पकड़ नहीं पाए क्योंकि वह बहुत चालाक है, और लगता है हम बहुत धीमे हैं। लेकिन भरिंग की प्रतिक्रिया देखकर मुझे नहीं लगता कि वह इस बार बच पाएगा। वह थक गया है। तुम लोग जाओ और उसे पकड़ लो। बेहतर होगा कि हम मास्टर टोम के आने से पहले काम पूरा कर लें, वरना मास्टर टोम जरूर नतीजे से परेशान हो जाएंगे, खासकर इतनी भागदौड़ के बाद। त्रिकोणीय आंखों वाले आदमी ने बेरुखी से जवाब दिया। उसके हाथ में अभी भी केस था। अध्याय 36। शक्तिशाली धनुष शत्रुओं का नाश करता है। त्रिकोणीय आंखों वाले उस आदमी ने अपने साथियों को 2-2 जोड़े में बांटने के लिए राजी कर लिया। वे सावधानी से आगे बढ़ते हुए शी म्यू की तलाश में निकल पड़े। शी म्यू उनकी बातचीत नहीं सुन सका क्योंकि उनके बीच काफी दूरी थी। हालांकि उस त्रिकोणीय आंखों वाले आदमी का पहनावा, जिस तरह से उसने उस महत्वपूर्ण दिखने वाली लकड़ी के बक्से को पकड़ा हुआ था और जिस तरह से वह बोल रहा था, उससे शी म्यू को अंदाजा हो गया कि वह आदमी किसी तरह समूह का नेतृत्व कर रहा था। शी म्यू की आंखों में एक जानलेवा चमक आ गई। उसने इस आदमी को अपना मुख्य निशाना बनाने का फैसला किया। वह ये पता लगाने में कामयाब रहा कि उसका पीछा करने वाले मार्शल शिष्य थे, बिल्कुल उसके जैसे। उनमें कोई होतियान योद्धा नहीं था। इससे उसका अपनी संभावनाओं पर विश्वास बढ़ गया। शी म्यू ने अपने थैले में रखे तीरों को पकड़ा और मुट्ठी भर तीर निकाले। उसने तीरों को अपने सामने जमीन में गाड़ दिया। फिर वह गहरी सांस लेने के लिए रुका। उसके शरीर के अंदर से एक जोरदार दरार फूट पड़ी। पल भर में उसकी भुजाएं दुगुनी ताकत से भर गईं। उसने बैंगनी स्टील के धनुष को पूरी तरह खींचा। धनुष का निशाना आदमियों पर था। इस बीच उसके शरीर के अंदर से दरार की आवाज घने जंगल के सन्नाटे में दूर तक जाने लगी थी। वह क्या है? वहाँ कौन है? बेवकूफ, वो जरूर शी म्यू होगा। हटो, हम इस कमीने को दोबारा भागने नहीं देंगे। वो सवार क्षणिक सदमे से उबर गए। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि शी म्यू पास ही है। वे आवाज की दिशा में दौड़ने लगे, सिवाय उस त्रिकोणीय आंखों वाले आदमी के। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। उसे यकीन था कि इस बार केवल देवता ही शी म्यू को बचा सकते हैं, क्योंकि उसने उसकी जगह उजागर कर दी थी। जैसे ही वह लकड़ी के डिब्बे का ढक्कन बंद करने ही वाला था, दूर से एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। हवा के तेज झोंके से उसके चारों ओर धूल उड़ने लगी, बल्कि उसने त्रिकोणीय आंखों वाले आदमी को भी पीछे धकेल दिया। उसे लगा जैसे वह किसी भारी चीज से टकरा गया हो। उसके गले में ठंडक सी महसूस हो रही थी। धमाका! वह एक पेड़ से टकराया और बड़े बड़े पत्ते मूसलाधार बारिश की तरह गिरने लगे। तभी उसे एक चौंकाने वाला एहसास हुआ। वह हवा में लटक रहा था और उसके गले में एक लंबा तीर घुसा हुआ था। तीर की पंखदार पूंछ ही उसके गले से बाहर निकली हुई दिखाई दे रही थी। तीर ने त्रिभुजाकार आंखों वाले आदमी को बड़े पेड़ से चिपका दिया था। उसके गले से वह कराह उठा और अपने पैरों से संघर्ष करने लगा। कुछ ही समय में उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई थी। वह अपने साथियों को एक एक करके गोली लगते हुए धुंधला धुंधला देख पा रहा था। जैसे ही वह आखिरी सांस ले रहा था, उनके शरीर दहाड़ते हुए पीछे की ओर भाग रहे थे। कोई बात नहीं, कम से कम मैं अकेले नर्क तो नहीं जा रहा। लकड़ी का बक्सा जमीन पर गिर पड़ा और उसका ढक्कन खुल गया। भरिंग पंख फड़फड़ाने लगे और बक्सा से बाहर उड़ गए। फिर वे घास में गायब हो गए। जल्दी करो और भाग जाओ, ये तीर बहुत भयंकर हैं। स्टोन झाओ और बिगकोन को गोली मार दी गई है। बिल्कुल नहीं, वे बहुत तेज हैं। हम कैसे बचेंगे? पेड़ों के पास।
पेड़ों के पास वापस जाओ। अरे, उसके पास तो बहुत मजबूत धनुष है। वह कम से कम 40 पाउंड की खींचने की क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। वह पत्थरों और पेड़ों को भी भेद सकता है। पेड़ों के पीछे छिपने से कोई फायदा नहीं होगा। कुत्ता सन और वाइल्ड ली तो वहीं मर गए। अब हमें क्या करना चाहिए? अरे मूर्ख, जमीन पर लेट जा। वो घुड़सवार शी-म्यू की दिशा में तेजी से आगे बढ़े थे कि तभी तेज गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। हालांकि अब वे दहशत से भर गए थे। वे जमीन पर लेट गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उंगली भी हिलाए। शी-म्यू ने निश्चिंत होकर अगला तीर उठाया। उसने तीर 300 मीटर से भी ज्यादा दूर एक जगह पर लगाया। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और धनुष को चौड़ा किया। कोई भी दूसरा युवक जिंदगी और मौत के ऐसे मुश्किल हालात में अपना संयम नहीं रख पाता। छोटे हू को भी गोली मार दी गई है। क्या किसी ने देखा कि आखिरी तीर किस तरफ से आया था? जब तक हमें पता न चल जाए कि वह कहाँ है, तब तक छिपने का कोई मतलब नहीं है। एक जीवित बचे वो सवार ने डरते हुए पूछा। वह लगभग टूट ही गया था। भाई ली, तीर बहुत तेज हैं। मैं तो बस सीधे आगे से आती एक पतली सी परछाई ही पकड़ पाया। एक और भाग्यशाली जीवित बचे व्यक्ति ने जवाब दिया। अच्छा, जब तक मुझे उसकी स्थिति का पता है, मैं हमें बचा सकता हूँ। ऊपर बताए गए भाई ली ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। जब हवा फिर से तेज हुई तो उसने अपने हाथ में एक मोटी गोल चमड़े की ढाल निकाली। वह जमीन पर लुढ़क गया और ढाल से छिपने लायक आकार में झुक गया। उसने अपनी पीठ को मोड़ते हुए एक जोरदार चीख मारी और फिर एक बैल की तरह शी-म्यू की ओर झपटा। हे भगवान, मैं भूल ही गया था कि ढाल बनाने की कला भाई ली का सबसे बेहतरीन हुनर है। वो हमें बचा सकते हैं। तैयार हो जाओ। भाई ली के शी-म्यू पहुंचते ही हम हमला करेंगे। हमें उस कमीने को जल्द से जल्द मार डालना चाहिए। बचे हुए लोग इस संभावना पर खुश होने लगे। धम्म, उनके आनंद के पल एक धीमी आवाज से बिखर गए। फिर एक तेज आवाज सुनाई दी। भाई ली का हमलावर शरीर 20 मीटर दूर उड़ गया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने कोई आवाज नहीं की। हे भगवान, ये 40 पाउंड का धनुष नहीं हो सकता। इसकी खींचने की क्षमता कम से कम 100 पाउंड होनी चाहिए। चमड़े की ढाल बेकार होगी। इन तीरों का सामना करने वाला एकमात्र हथियार काले लोहे की ढाल है। एक वो सवार ने भाई ली के शरीर को देखने के लिए सिर उठाकर भयभीत होकर चिल्लाया। लेकिन उसके माथे पर एक तीर लगा। उस क्रूर बल ने उसके शरीर को कुछ देर तक लड़खड़ाते रहने पर मजबूर कर दिया। इस भयावह दृश्य को देखकर बाकी लोग बुरी तरह डर गए। उन्होंने अपने शरीर को जितना हो सके जमीन से सटा लिया। वे जवाबी हमले के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। वे सोच में पड़ गए कि इतनी दूर से कोई अंधेरे जंगल के आर पार कैसे देख सकता है। ये तथ्य कि उसने एक भी निशाना नहीं चुका था उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या वह कोई अलौकिक तीरंदाजा था। ऐसे लोग जो कभी कभार ही पैदा होते हैं। शी-म्यू ने कुछ नहीं किया, जबकि वो घुड़सवार जमीन पर कांपते दिलों के साथ पड़े रहे। इससे वे और भी डर गए। आखिरकार उनमें से एक अपने डर पर काबू नहीं रख सका। वह चिल्लाया, साले, इतना घमंड मत करो। तुम्हें लगता है कि तुम इसलिए भाग सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास एक बढ़िया धनुष और कुछ छोटे मोटे कौशल हैं। देखते हैं मास्टर टोंग के आने पर क्या होता है। वह मेरे साथियों का बदला लेने के लिए तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ देगा। मास्टर टोंग, आप लोग जिन वंश से नहीं हैं? शी-म्यू ने नाम सुनते ही कहा। हुन्फ, जिन कबीला भी आ रहा है। इसका नेतृत्व स्वयं 5वां गुरु कर रहा है। हम उनसे पहले तुम्हारे पास पहुंच गए क्योंकि हमारे नीली हवा के घोड़े ज्यादा तेज हैं। तुम तो मुर्दा हो। तुम अपनी गंदी जान हमसे बचा तो सकते हो, लेकिन तुम जिन कबीलों के ट्रैकिंग ग्रुप से कभी नहीं बच पाओगे। वो सवार ने शी-म्यू को जोर से कोसा। आत्मा को ऊपर उठाने वाला श्राप सुनकर बाकी सवारों में हिम्मत आ गई। उन्होंने सोचा, ठीक है, हम उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन मास्टर टोंग जब आएगा तो उससे जरूर निपट लेंगे। ये कमीना उसके जैसे हो तियान योद्धा का सामना नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है जब तुम मास्टर टोंग कहते हो तो तुम्हारा मतलब वू टोंग होता है। खैर, मैं उससे बाद में निपट लूंगा। पहले मैं तुम लोगों को नर्क भेज दूंगा, शी-म्यू ने कहा। वह एक ग्रोव से तेज कदमों से बाहर निकला। फिर वह धुंधली गति से उनकी ओर बढ़ा। अध्याय 37, जंगल में शत्रुओं का वध करना। उठो, वह कमीना अब धनुष का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वह निहत्था ही हम पर हमला कर रहा है। शी-म्यू के पैरों से गड़गड़ाहट जैसी आवाजें आ रही थीं जब वह अपने दुश्मनों की ओर दौड़ा। ये साफ दिख रहा था कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। हालांकि बचे हुए कुछ लोगों के चेहरे ये खबर सुनकर खुशी से चमक उठे। आगे वाले 2 आदमी बिना कुछ सोचे समझे उठ खड़े हुए। वे वीर विजेताओं की तरह शी-म्यू की ओर झपटे। उनमें से एक के हाथ में भाला था, दूसरे के हाथ में कृपाण। बाकी 3 इतनी तेजी से जमीन से उतरे कि मानो उनके नितंबों में आग लग गई हो। फिर वे अपने चेहरों पर भयावह भाव लिए अपने साथियों के पीछे पीछे चल पड़े। वे जमीन पर ढेर सारे कीड़े मकोड़ों की तरह पड़े थे। ये परिवर्तन तब हुआ जब उन्होंने देखा कि शी-म्यू ने अपना धनुष त्याग दिया है और स्वेच्छा से अपने प्राण अर्पित करने आया है। शी-म्यू पहाड़ियों की चोटियों पर दौड़ने का अभ्यास कर रहा था, इसलिए अब खुले मैदान में दौड़ते हुए उसे चीते जैसा आजादी महसूस हो रही थी। उसने 2 सबसे आगे दौड़ने वालों पर झपट्टा मारा, इससे पहले कि उन्हें अंधेरे में उसकी आकृति पहचानने का मौका भी मिले। हालांकि वे वो घुड़सवारों में सर्वश्रेष्ठ रैंक वाले थे और शी-म्यू के पहले हमले को चकमा देने में सक्षम थे। वे अलग हो गए और पूरी तरह से समन्वय के साथ उसके चारों ओर से हमला करने लगे। उनमें से एक ने अपने लंबे भाले को घुमाकर असंख्य प्रतिरूप बनाए, दूसरे ने अपनी कृपाण उठाई और शी-म्यू की ओर सीधा बढ़ा। उनके हथियारों ने शी-म्यू को अपनी ठंडी चमक से ढक लिया।
शी म्यू ने उनकी रचना देखकर घुरघुराहट की। भाले की प्रतिबिंबें उसे कभी विचलित नहीं कर पाती, इसलिए उसने एक प्रतिबिंब पर मुक्का मारा। एक धमाके की आवाज सुनाई दी। शी म्यू के जोरदार मुक्के से वो घुड़सवार का भाला गिर गया। भाला उड़ते ही उसकी दोनों उंगलियों में जलन होने लगी। वह 3 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने शी म्यू की अलौकिक शक्ति के बारे में सुना था, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि शी म्यू अनगिनत परछाइयों के बीच असली भाले को कैसे पहचान पाया। शी म्यू ने अपनी कमर से सूर्य और चंद्र खंजर निकाले। उसने जमीन पर जोर से पैर पटके और अपना ध्यान चाकुओं की फैलती ठंडी रोशनी पर केंद्रित किया। स्विश स्विश 6 चाकुओं की परछाइयां धुंधली होकर ठंडी रोशनी की एक लकीर में बदल गईं। फिर शी म्यू ने खंजर फिर से हिलाए। उसने तेजी से 7वें चाकू की परछाई फेंकी और तेजी से तलवार लिए वो सवार की पीठ की ओर मुड़ गया। स्विश पॉप, सवार की गर्दन पर एक गहरा और खून बहता हुआ घाव दिखाई दिया। फिर उसका सिर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर तक लुढ़कता रहा। सिरविहीन शरीर एक पल के लिए बिना सिर वाले मुर्गे की तरह ऐंठ गया और फिर गिर पड़ा। शी म्यू रुका नहीं, बल्कि तलवार चलाने वाले से पीछा छुड़ाने के बाद उसने अपनी गति बढ़ा दी। वह स्प्रिंट की तरह जमीन पर झुक गया। फिर वह भाला चलाने वाले की ओर उछला। नहीं, शी म्यू के घूंसे के बाद भालाधारी मुश्किल से खुद को संभाल पाया था, इसलिए जब उसने शी म्यू को अपनी ओर झपटते देखा तो वह बुरी तरह डर गया। भाला होने के बावजूद भी वह शी म्यू का सामना नहीं कर पाया था। बिना हथियार के वह जीत ही नहीं सकता था। वह तुरंत भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा, एक तेज आंधी उसके पास से गुजरी। उसकी कमर में एक चुभती हुई ठंडक का एहसास हुआ। वह 2 हिस्सों में कट गया था। उसकी लाश के दोनों हिस्से जमीन पर गिरते ही गर्म खून तेजी से बहने लगा। शी म्यू पलटा, खंजर अभी भी उसके हाथ में थे। उसने ठंडी आंखों से बचे हुए वो सवारों को देखा। अपने 2 साथियों का भयानक अंत देखकर तीनों बचे हुए लोग बुरी तरह डर गए। उन्होंने अनजाने में ही शी म्यू पर हमला करना बंद कर दिया था। वे शी म्यू से ज्यादा दूर नहीं खड़े थे और एक दूसरे को देखने लगे। आंख के कोने पर चाकू के निशान वाले आदमी ने धीमी आवाज में सुझाव दिया, वह बहुत तेज है। भागना बेकार होगा। इसके अलावा अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो वह हमें खत्म कर देगा। चलो एक जाल बनाते हैं और मास्टर टोंग का इंतजार करते हैं। उसके साथी भी उससे सहमत हो गए और जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तीनों ने एक अजीब सी पंक्ति बनाकर अपनी नीली तलवारें शी म्यू की ओर तान दी। त्रिकोण संरचना जाल, शी म्यू ने धीरे से कहा। वह अपने हाथों में सूर्य और चंद्र खंजर लेकर वो सवारों की ओर बढ़ा। जैसे ही शी म्यू उनके पास पहुंचा, तीनों घुड़सवार और भी घबरा गए। शी म्यू के हमले के लिए सही जगह पर पहुंचने से पहले ही वे डर के मारे चिल्लाने लगे। उन्होंने अपना जाल सक्रिय कर दिया और तेजी से त्रिभुज के 3 बिंदुओं के बीच घूमने लगे। उन्होंने अपनी तलवारें चलाईं और तलवारों की परतें बना दी। ये तलवारें बाहर की ओर फैल रही थीं। मुझे इस बेकार चाल से और भी कुछ की उम्मीद थी। शी म्यू अपने दुश्मनों की आखिरी बेताब कोशिश पर तिरस्कारपूर्वक हंसा। फिर उसका हाथ धुंधला सा बाहर निकल आया। खंजरों की लगातार 6 चाकूनुमा परछाइयां एक साथ उनकी टोली की ओर उड़ चलीं। पेंग पेंग, तलवार छाया पर्दा हमले से बचाव करने में सक्षम था। हालांकि इसका घनत्व बहुत कम हो गया था। सवारों को एहसास हो गया था कि शी म्यू के हमले का सामना करना उनके लिए कितना मुश्किल था। वे डर के मारे कांपने और पसीने से तरबतर होने लगे। फिर वे खुद को बचाने के लिए बेतहाशा छायादार पर्दे को फिर से बनाने लगे। बहुत ही भयानक, शी म्यू ने आश्चर्य से कहा। उसने न सिर्फ एक ही सांस में 6 वार किए थे, बल्कि हर वार में जबरदस्त ताकत भी भर दी थी। इससे सवारों को कुचल देना चाहिए था। हालांकि तीनों सवारों को यह सोचना गलत लगता कि यह हमला शी म्यू का एकमात्र हमला था। शी म्यू ने गहरी सांस ली और अपने शरीर को घुमाया। फिर उसने लंबे खंजर से चारों दिशाओं में जोरदार वार करना शुरू कर दिया। हर वार से 5-6 परछाइयां पैदा हुईं। ये परछाइयां मिलकर एक चमकदार चांदी के भाले का रूप लेने लगीं। वह भाला शार्क की तरह तीनों सवारों की ओर तेजी से बढ़ा। तलवारों की झनकार बारिश की गूंज जैसी लग रही थी। तीनों वो सवार जोर से चिल्लाए। उनमें से 2 तो लड़खड़ाकर गिर पड़े। उनकी छाती पर गहरे घाव थे। उनके हाथों से, जहां उन्होंने तलवारें पकड़ी थीं, खून की धाराएं बह रही थीं। उनके गिरते शरीर से लग रहा था कि दोनों आदमी परलोक की यात्रा पर निकल पड़े हैं। एकमात्र जीवित व्यक्ति वह था जिसके चेहरे पर खून बह रहा था और एक निशान था। उसकी छाती पर कोई घाव नहीं था। हालांकि उसने वह हाथ खो दिया था जिससे उसने तलवार चलाई थी। उसके घावों से बेतहाशा खून बह रहा था। वह पलटा और अपनी पूरी ताकत से भाग गया, अपने घावों को देखे बिना। शी म्यू ने घूमना बंद करने के बाद इधर उधर देखा। भागते हुए आदमी को देखकर वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने अपने बैग से एक लंबा तीर निकाला और अपना धनुष वापस खींच लिया। वाह! जैसे ही तीर धनुष से छूटा, मृत्यु की एक हल्की सी ध्वनि निकली। तीर ने पॉप की आवाज के साथ उस आदमी के शरीर को छेद दिया। वह आदमी जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। शी म्यू इत्मीनान से उसके पास गया। उसने सूर्य और चंद्र खंजरों से उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस बीच अन्य 2 सवारों के शरीर मरते हुए मर रहे थे, क्योंकि वे अपने ही खून के तालाब में पड़े थे। शी म्यू उन्हें मारने ही वाला था कि उसके चेहरे के भाव बदल गए। अचानक उसने अपने शरीर पर गोली चलाई और आती हुई ठंडी रोशनी से बच निकला। वह रोशनी शी म्यू के पास से गुजरकर उस जगह पर आ गई जहां वह खड़ा था। वह 7.5 सेंटीमीटर लंबा चाकू था। मास्टर टोंग, आप आ ही गए। बाहर आइए, शी म्यू ने कहा। अचानक वह मुड़ा और पास के एक पेड़ को घूरने लगा।
इस प्राणघातक दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार होते हुए उसके चेहरे के भाव और भी तीखे हो गए। अध्याय 38, 9वें स्वर्ग का उड़ता हुआ बाज। ओह, इतनी दूर से मुझे पहचान लेना तुम्हारी चतुराई थी। पेड़ के पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी। अंधेरे में एक आकृति चमकी और एक आदमी प्रकट हुआ। वह वू टोंग था, वू शिकार दल का एकमात्र हो तियान योद्धा। उसने एक सजी हुई वर्दी पहनी हुई थी और हाथ में एक हथियार लिए हुए था। वू टोंग के हाथ में हथियार को देखते ही शी म्यू का चेहरा क्रोध से भर गया। वू टोंग बैंगनी स्टील का धनुष ले जा रहा था जिसे शी म्यू ने पहले ही छोड़ दिया था। पता चला कि वू टोंग शुरू से ही यहाँ था। वह पूरी लड़ाई के दौरान चुप रहा ताकि धनुष चुरा सके। उसने हमला नहीं किया था क्योंकि धनुष को खोलने के लिए कम से कम 500 किलोग्राम बल की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा शी म्यू अपने साथ तीर भी ले गया था, इसलिए वू टोंग के पास तीर चलाने का कोई रास्ता नहीं था, भले ही वह अपनी असली क्यूई से धनुष खोल पाता। महामहिम, आपने अपने आदमियों की जान एक ऐसे धनुष के लिए कुर्बान कर दी जिसे आप खोल भी नहीं सकते, शी म्यू ने ठंडे स्वर में पूछा। उसने सूर्य और चंद्र खंजरों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वो परिवार के लोग इन नौकरों को अपनी मर्जी से खरीदकर बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बैंगनी स्टील का धनुष पालोगे। और तुमने इसका इस्तेमाल इतनी कुशलता से किया कि मुझे भी तुम्हारी गंदी चालों से डर लगने लगा था। यह अद्भुत धनुष इन नौकरों की जान से कहीं ज्यादा कीमती है। अब या तो तुम अपनी जान गुलामी में दे सकते हो या मेरे हाथों मर सकते हो, वू टोंग ने उदासीन स्वर में कहा। मुझे हमेशा से बताया गया है कि एक मार्शल शिष्य के पास हो तियान योद्धा की शक्ति के सामने हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। शक्ति के इस विशाल अंतर को कम करने के लिए उसके पास एकमात्र विकल्प यही है कि वह अपनी कमर तोड़ दे। मैं खुद ये सब देखने के लिए तैयार हूँ, शी म्यू ने वू टोंग पर अपनी नजरें गड़ाए हुए कहा। हाँ, एक मार्शल शिष्य को मुझसे इस तरह बात करते देखकर मैं हैरान हूँ। सोच रहा हूँ कि तुम्हें बहादुर मूर्ख कहूँ या अज्ञानी मेढक। 1 आओ, मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना है। अब तुम एक सच्चे हो तियान योद्धा के सामने एक नौसिखिए मार्शल शिष्य का सही व्यवहार सीखोगे, वू टोंग ने कहा। शी म्यू की चुनौती से वह पहले तो अचंभित रह गया, लेकिन फिर जोर से हंस पड़ा। फिर उसने धनुष फेंक दिया। पेंग, विशाल धनुष एक बड़े पेड़ के तने में धंस गया। धनुष का एक सिरा पेड़ में कई इंच गहराई तक धंसा हुआ था, दूसरा सिरा हिल रहा था और धीमी गूंज के साथ गूंज रहा था। तभी वू टोंग का हाथ बढ़ा और उसने अपनी कमर से बेल्ट खींच ली। उसने बेल्ट को झटका और वह तुरंत एक ठोस और सीधी तलवार में बदल गई। फिर वू टोंग ने अपने और शी म्यू के बीच की दूरी कम कर दी। शी म्यू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वू टोंग को अपनी ओर आते देख उसने सूर्य और चंद्र खंजरों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। फिर उसने 7 ब्लेड वाली परछाइयां फेंकी। 7 वार। तो ये सच है, तुम्हारी गेल फोर्स ब्लेड कला वाकई लाजवाब है, लेकिन आज तुम्हारा अशुभ दिन है। कोई तुमसे भी तेज यहाँ है, वू टोंग ने अपनी तलवार हिलाते हुए चिल्लाया। उसने अपनी 7 परछाइयां उत्पन्न की। इन तलवारों की परछाइयों ने शी म्यू की ब्लेड जैसी परछाइयों को इकट्ठा होकर एक होने का मौका मिलने से पहले ही नष्ट कर दिया। तलवार और ब्लेड जैसी परछाइयों के टकराने पर एक 8वीं परछाई टूट पड़ी। उसने अराजक ऊर्जा को नष्ट करते हुए अपने लक्ष्य शी म्यू के हृदय की ओर उड़ान भरी। एक ही सांस में 8 कट। शी म्यू हैरान रह गया। फिर उसने अपना ध्यान अपनी ब्लेड कला पर केंद्रित किया ताकि वह आती हुई 8वीं छाया को चकनाचूर कर सके। जब वे आपस में भिड़े तो जोरदार आवाज सुनाई दी। वू टोंग की तलवार से एक जबरदस्त ऊर्जा निकली और वह बिजली की गति से शी म्यू के हाथ की ओर झपटी। शी म्यू के कंधे बेकाबू होकर कांपने लगे और उसका शरीर आधा कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया। इस वार से उसके हाथ सुन्न हो गए। टक्कर के दूसरी तरफ वू टोंग भी बिना किसी चोट के बच नहीं पाया। ऐसा उसकी तलवार से निकली जबरदस्त ताकत की वजह से हुआ था। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गई। उसने अपनी कलाई को एक अनोखे अंदाज में घुमाकर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। उसकी तलवार का ऊपरी सिरा तुरंत किसी सांप की तरह लचीला और फुर्तीला हो गया। वह शी म्यू के ब्लेड के चारों ओर घूमकर उसके गले की ओर झपटा। ये हमला इतना तेज था कि अधिकांश योद्धाओं को वू टोंग की तलवार से निकलती ठंडी रोशनी की एक लकीर ही दिखाई देती। हालांकि शी म्यू की क्षमताएं असाधारण थीं। उससे बेहतर दृष्टि वाला कोई दूसरा योद्धा नहीं था। फिर भी अचानक हुए हमले को देखकर उसकी पीठ से ठंडा पसीना टपकने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी गर्दन एक तरफ घुमाई और ठंडी रोशनी की लकीर से बच निकला। हालांकि वह उसके चेहरे को छू गई और एक हल्का सा घाव छोड़ गई। शी म्यू क्रोधित हो गया। उसने अपने शरीर को घुमाया और अपनी भुजाओं को फैलाकर अपने दुश्मन पर लगातार छायादार ब्लेड दागने शुरू कर दिए। वू टोंग ने शी म्यू के हमले पर घृणा से नाक से कोड़ी। फिर उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकली। उसने दोनों हाथों से अपनी तलवार हिलाई। उसकी तलवार से 3 तलवारों की परछाइयां निकली और वह चिल्लाया, पहाड़ को कुचलने वाला त्रिविध प्रहार। बूम बूम बूम। 3 तेज आवाजें सुनाई दी। 3 मजबूत तलवारों की परछाइयों ने शी म्यू की ब्लेड की परछाइयों को खत्म कर दिया। ये तलवारों की परछाइयां पिछली परछाइयों से कहीं ज्यादा मजबूत थीं। शी म्यू लड़खड़ाकर 3 कदम पीछे हट गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी शारीरिक लय गड़बड़ा गई है। उसके हाथ जहां ब्लेड पकड़े हुए थे वहां बुरी तरह घायल हो गए थे। उसके घावों से खून बेतहाशा बह रहा था। शी म्यू हमेशा अपने अलौकिक शारीरिक बल से अन्य मार्शल शिष्यों पर अत्याचार करते हुए विजयी होता था, लेकिन अब उसका प्रतिद्वंद्वी उसे उसी तरह कुचल रहा था जैसे वह अपने विरोधियों को कुचलता था। तो उसके हृदय के क्रोध और घबराहट का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता था।
उसने सोचा कि क्या वू टोंग की तलवार में घूमती ऊर्जा उसकी असली क्यूई थी। अगर ऐसा था तो यह चमत्कार ही था। अगर शी म्यू की योग्यताएं और शारीरिक शक्तियां किसी साधारण मार्शल शिष्य की क्षमताओं और शारीरिक शक्तियों से बदल दी जाती तो वह अब तक जीवित नहीं रह पाता। वू टोंग को यह एहसास हुआ कि वे 3 बार शी म्यू को परास्त नहीं कर पाए थे तो वह दंग रह गया। उसे शी म्यू जितना नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके हाथ अब दर्द और सुन्न हो गए थे, इसलिए वह दोबारा वही तरीका अपनाने की स्थिति में नहीं था। पत्थर बंदर वंश को हमेशा से ही होऊ तियान स्तर पर सबसे बेकार वंश माना जाता रहा है, लेकिन यह एक सर्वविदित तथ्य है कि यह एक मार्शल शिष्य को 500 किलोग्राम का बल झेलने की क्षमता प्रदान कर सकता है। ये सच भी लगता है अगर मैं अब तक की हमारी लड़ाई को देखूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका वंश आपको होऊ तियान योद्धा के खिलाफ लड़ाई जीतने में मदद कर सकता है तो आप गलत हैं, वू टोंग ने कहा। अचानक वह उछला और 5-6 फीट ऊंचा उठ गया। उसने अपनी बाहें फैलाकर घुमाई, शी म्यू पर झपटा तो वह एक विशाल चील जैसा लग रहा था। शी म्यू इस बाज जैसी हरकत से अचंभित रह गया, हालांकि वह जल्द ही संभल गया और अपने लंबे ब्लेड की मदद से ठंडी रोशनी की एक बड़ी लकीर बना दी। पेंग, तलवार और ब्लेड के बीच जोरदार टक्कर हुई। इससे वू टोंग फिर से ऊपर की ओर उछल पड़ा। फिर उसने दूसरी बार हमला किया। शी म्यू को फिर से अपने ब्लेड से हमले का बचाव करना पड़ा। पेंग पेंग फ्लैप, दोनों तलवारें एक दूसरे पर 7 या 8 बार टकराईं। वू टोंग का शरीर हर प्रहार के साथ ऊपर की ओर उड़ता था। ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर भारहीन हो। वू टोंग के प्रहारों से शी म्यू के हाथों में बहुत तेज दर्द हुआ। वार इतने जोरदार थे कि उनके हाथों से खून बहने लगा। वू टोंग के प्रहारों के दबाव से शी म्यू के पैर भी भारी हो गए। नतीजतन उनके पैर जमीन में 2 सेंटीमीटर धंस गए। हा कमीने, मेरे 9वें आसमान के उल्टे बाज वाले हमले के बारे में तू क्या सोचता है और कितने वार झेल पाएगा? तुझे कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि तू तो इस होऊ तियान तकनीक की वजह से मरने वाला है। वू टोंग की बेतहाशा हंसी हवा में गूंज उठी। फिर जैसे ही उसने दोबारा हमला किया, उसकी आकृति घूम गई। उसकी तलवार से शी म्यू की दिशा में परछाइयां फूट पड़ीं। वे इतनी ज्यादा थीं जितनी किसी गिरते झरने की बूंदें होती हैं। नोट्स, यह एक पुरानी चीनी कहावत से संबंधित है। कुएं की तलहटी में मेंढक। अध्याय 39। एक होऊ तियान योद्धा को मारने की योजना। शी म्यू ने तलवारों की परछाइयों को रोकने की कोशिश नहीं की। वह जमीन पर झुक गया और फिर हवा में ही अपने दुश्मन पर मुक्का मारने के लिए उछल पड़ा। उसने अब अपने हाथ में एक काला दस्ताना पहन रखा था। हा मूर्ख, तुम मौत को दावत दे रहे हो। वू टोंग जोर से हंसा। उसने तलवार की परछाइयों को अपनी ओर मोड़ा। वे शी म्यू के घूंसे से बचने के लिए बिखर गईं। फिर वे फिर से एक ठंडी रोशनी की लकीर में एकजुट हो गईं और शी म्यू की ओर तेजी से बढ़ती रहीं। ठंडी रोशनी शी म्यू के कंधे से टकराई। यह उसके शरीर में तो नहीं घुसी, लेकिन उसके कंधे पर कपड़े को चीरती हुई निकल गई। कपड़े में कई सेंटीमीटर लंबा एक छेद बन गया। इस छेद से नीचे एक चमकदार सुनहरा कवच दिखाई दे रहा था। स्वर्ण कवच, वू टोंग ने कवच को देखते ही कहा। हालांकि वह दोबारा उछल नहीं सका क्योंकि उसे हवा में उछालने के लिए कोई प्रतिबल मौजूद नहीं था। यह वही पल था जिसका शी म्यू को इंतजार था। उसने अपने दस्ताने वाले हाथ से वू टोंग की तलवार पकड़ ली। उसका दस्ताना फट गया और उसकी उंगलियों से खून बहने लगा। शी म्यू ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उत्साहित होकर बोला, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। देखते हैं अब तुम कैसे बच निकलते हो। वू टोंग की आंखों में एक ठंडी किरण चमक उठी जब उसने देखा कि शी म्यू का खून से लथपथ हाथ उसकी तलवार को पकड़े हुए है। उसने तलवार को नरम करने के लिए अपनी कलाई हिलाई। ऐसा उसने शी म्यू की पकड़ से हथियार छुड़ाने और साथ ही उसकी उंगलियां काटने के इरादे से किया था। अचानक शी म्यू चिल्लाया और अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए सूर्य और चंद्र खंजरों से 9 ब्लेड वाली परछाइयां फेंकी। ये परछाइयां बिजली की गति से वू टोंग की दिशा में तेजी से लुढ़कने लगीं। ये हमला उसके पिछले किसी भी हमले से कहीं ज्यादा बेहतर था। एक ही सांस में 9 वार। तुम तो सचमुच एडवांस स्टेज पर पहुंच गए हो, वू टोंग चिल्लाया। उसने जल्दी से अपनी तलवार छोड़ दी। फिर वह 10 मीटर पीछे की ओर लुढ़का और जमीन पर जोर से गिरा। उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये दूरी शी म्यू के हमलों के दायरे से बाहर होगी। उसने उम्मीद की थी कि इससे उसे खुद को संभालने और जवाबी हमले के लिए तैयार होने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल जाएगी। हालांकि यह उम्मीद बेमानी साबित हुई। जमीन पर पैर रखने का मौका मिलने से पहले ही उसकी आंखों के सामने ठंडी चांदी जैसी रोशनी चमक उठी। फिर 9 खंजर जैसे साए उसका पीछा करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई कीड़े को अपने पैरों तले कुचलने के लिए उसका पीछा करता है। नहीं, वू टोंग चिल्लाया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला क्योंकि हमले से बचने का कोई समय नहीं था। अचानक उसके हाथों के बीच नीली चमक की एक परत उभर आई। उसने लगातार वार करके खंजर की परछाइयों को मिटाना शुरू कर दिया। बैंग बैंग, वह अपने हाथों से ज्यादातर परछाइयों को दूर करने में कामयाब रहा। हालांकि एक जानलेवा परछाई उससे छूट गई। वह असली सूर्य और चंद्र खंजरों की ठंडी रोशनी थी। उसने उसके कंधे को चीर दिया और क्यूई की नीली परत को मिटा दिया। वू टोंग का हाथ तो नहीं कटा, लेकिन उसके कंधे पर कई सेंटीमीटर गहरा घाव हो गया। वू टोंग ने आह भरी। वह एक कदम पीछे हटने ही वाला था कि सूर्य और चंद्र खंजरों के हैंडल चटकने की आवाज के साथ फट पड़े। अचानक दोनों खंजर उसकी गर्दन के दोनों ओर से निकल गए। वू टोंग की गर्दन पर खून बहता हुआ घाव दिखाई दिया। उसने उन तीखे खंजरों को देखा जो उसकी गर्दन को चीरकर उसके पैरों के पास जमीन में धंस गए थे।
तभी उसे एक पतली काली जंजीर दिखाई दी जो खंजरों के हत्थे के सिरे पर बड़ी चालाकी से बंधी हुई थी। वह उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि वह अंधेरे में छिप गई थी। अगर मुझे पता होता कि मेरी जान खतरे में है तो मैं अपना सब कुछ दे देता। अगर वो सुनहरा कवच न होता, या वो कमबख्त जंजीर न होती, या वो चालाकी भरी तरकीबें न होती, या ब्लेड वाली कला न होती। वू टोंग बुदबुदाया। उसके मुंह और गर्दन से खून के बुलबुले फूटने लगे। उसने खून को बेतहाशा बहने से रोकने के लिए घाव को कसकर दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका सिर नीचे गिर गया और जमीन पर लुढ़क गया। उसका बड़ा सिर अब धूल से सना हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी मृत आंखें अधूरी शिकायतों से भरी हों। जैसे ही शी म्यू ने ब्लेड वापस अपने हाथों में लिए, पतली जंजीर झटके से हिल गई। युवक अपने दुश्मन को मारने में कामयाब रहा था, हालांकि दोनों के बीच कई मीटर की दूरी थी। शी म्यू ने राहत की सांस लेते हुए जमीन पर बैठ गया। इस टकराव का वर्णन करने में भले ही थोड़ा समय लगा, लेकिन असल लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं थी। ये 20 सांसों के अंतराल में हुई। इस हो तियान योद्धा का सामना करने का दबाव शी म्यू के लिए उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा था, इसलिए उसे वू टोंग से निपटने के लिए वू घुड़सवारों से लड़ने की तुलना में कहीं ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ी। अगर उसने जानबूझकर वू टोंग की तलवार से कटकर स्वर्ण कवच प्रकट करने की योजना न बनाई होती तो उसके पास वार करने का कोई मौका नहीं होता। खंजरों की जंजीर ने उसे अपने दुश्मन की विनाशकारी ताकत से बचने में मदद की थी। शी म्यू ने कुछ देर तक घटना पर विचार किया, फिर वह जोर से हंस पड़ा। किसने सोचा होगा कि एक साधारण मार्शल शिष्य एक हो तियान योद्धा को मार सकेगा? दूसरे लोग शायद तर्क देंगे कि वू टोंग हो तियान राज्य के शुरुआती स्तर पर था। वे ये भी कह सकते हैं कि मैं इसलिए जीत गया क्योंकि मैंने कुछ चालाकी भरी चालें चलीं, लेकिन फिर भी मैं उसे मारने में कामयाब रहा। एक हो तियान योद्धा। मुझे आश्चर्य है कि काय युआन मार्शल आर्ट्स स्कूल का संदेशवाहक ये सुनकर अपना विचार बदल देगा, उसने कहा। शी म्यू जानता था कि ये विजयी शब्द कहकर वह अपनी कमजोरियों का मजाक उड़ा रहा था। उसे पता था कि लड़ाई से मिली एड्रेनालाइन की तेजी अभी भी उससे कम नहीं हुई थी। शी म्यू ने फिर अपने कपड़े टटोले और एक छोटी शीशी निकाली। उसने शीशी से मरहम निकाला और उसे अपने जख्मों पर मल दिया। मरहम की ठंडक ने उसका हौसला बढ़ा दिया। वह उठा और वू टोंग के शव की दिशा में चलने लगा। कुछ ही देर बाद शी म्यू ने अपने हाथों में एक जेड केस और एक कलात्मक ढंग से डिजाइन किया हुआ बेल्ट पकड़ लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि बेल्ट वू टोंग की तलवार थी, वही जो मृतक ने पहले इस्तेमाल की थी। शी म्यू ने जेड का डिब्बा खोला और उसमें चांदी के नोटों की एक मोटी गड्डी मिली। उनकी कीमत 7 या 8 लाख चांदी के नोट थे। शी म्यू ने पैसे अपने लिए ले लिए। उसने जमीन पर पड़े अस्त व्यस्त शरीरों पर आखिरी बार नजर डाली, फिर उसने आह भरी और मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद वह जंगल के अंत तक पहुंच गया। भाई शी, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें कोई चोट नहीं आए, जोंग शियू ने शी म्यू को गले लगाते हुए कहा। उसने अपनी नाजुक काया को उसके कठोर मांसल शरीर से सटाया और फूट फूट कर रोने लगी। मिस जोंग, कृपया शांत हो जाइए, अब हम खतरे से मुक्त हैं, शी म्यू ने कहा। उसका शरीर अकड़ गया, जबकि उसका दिमाग खाली हो गया क्योंकि उसने जोंग शियू के शरीर से आ रही हल्की फूलों की खुशबू को सूंघा। ओह, माफ करना, मैं अपनी शिष्टाचार भूल गई। भाई शी, अब हमें क्या करना चाहिए? लड़की ने पूछा। होश में आते ही वह शर्मा गई। उसने अपनी बाहें ढीली की और आधा कदम पीछे हट गई। यह आसान है, हम मूल मार्ग पर लौट जाएंगे, शी म्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जंगल के दूसरे छोर पर वू हुआ गाड़ी के सहारे झुका हुआ था और उसका मन इधर उधर भटक रहा था। कुछ वू घुड़सवारों को घोड़ों पर नजर रखने के लिए कहा गया था। वे सतर्कता से अपना काम कर रहे थे। उनके पास लगभग 10 नीली हवा के घोड़े आराम से चल रहे थे। अचानक 2 जोरदार विस्फोट हुए। दोनों सवारों को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही 2 पिंकदार तीरों से मार गिराया गया। तीर उनके माथे में घुसते ही उनके शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़े। उनमें जान का नामोनिशान नहीं बचा था। नहीं, गाड़ी से टिका युवक चिल्लाया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और घोड़ों की ओर दौड़ा। वह अभी कुछ ही कदम चल पाया था कि तीसरा तीर उसकी पीठ में लगा और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो हुआ चीखा और अपनी पीठ से तीर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो तीर धरती का ही एक हिस्सा हो और पहाड़ों की तरह अचल हो। अचानक जंगल से कदमों की आहट सुनाई दी। शी म्यू हाथ में बैंगनी रंग का स्टील का धनुष लिए प्रकट हुआ। जोंग शियू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये तुम हो? यह नामुमकिन है। तुम मेरे तीसरे चाचा के शिकार दल से कैसे बच निकले? प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन बंधक हो सकता हूँ। अगर तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो मेरे चाचा तुम्हें जाने देंगे और तुम्हें एक घोड़ा भी देंगे। वो हुआ डर के मारे चिल्लाया जब उसने उन 2 लोगों को देखा जिनसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। वे जंगल से निकलकर उसकी ओर आ रहे थे। अध्याय 40। बाज और शिकारी कुत्ते प्रकट होते हैं। यह जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें जल्द ही वू टोंग के पास भेज दूंगा, शी म्यू ने पत्थर से मुंह बनाकर कहा। फिर उसने अपनी कमर से सूर्य और चंद्र खंजर निकाले और वो हुआ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। ये दृश्य देखकर जोंग शियू का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि शी म्यू हमेशा की तरह शांत रहा। उसने हाथ बढ़ाकर पास की गाड़ी में 2 सबसे अच्छे नीली हवा के घोड़े बांध दिए। कुछ ही क्षणों बाद शी म्यू और उनकी नई खरीदी गई ग्रे रंग की गाड़ी मुख्य सड़क पर फिर से तेज गति से चलने लगी। वू टोंग से निपटना शी म्यू के लिए बहुत मुश्किल काम था। मृतक एक निम्न स्तर का हो तियान योद्धा था। वह एक मध्यम दर्जे के हो तियान दुश्मन की ताकत की केवल कल्पना ही कर सकता था। उसने सुना था कि जिन वंश के 5वें गुरु ने वू टोंग जैसे योद्धाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है।
इसलिए उसने विचलित होने की हिम्मत नहीं की और सतर्क रहा। इस बीच जिन कबीले का दल उनसे लगभग 15 किलोमीटर पीछे चल रहा था, जबकि उनके ट्रैकिंग ब्लेज हॉर्स उन्मत्तता से सरपट दौड़ रहे थे। पन्ने जैसे हरे सिर वाले 3 बर्फ जैसे सफेद चील जिन कबीले के दल से कुछ किलोमीटर आगे उड़ रहे थे। उनके राजसी पंख लंबे और चौड़े थे और वे एक सहज और शांत उत्साह के साथ हवा को चीर रहे थे। जैसे ही क्षितिज पर छाया छाने लगी, धूसर रंग की गाड़ी एक अंतहीन पर्वत श्रृंखला के सामने पहुंची। सचमुच कोई यह नहीं बता सकता था कि ये पर्वत श्रृंखलाएं कितनी दूर तक फैली हुई हैं। शी म्यू ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी छोड़ दी और फिर झोंक शियू के साथ पहाड़ों की ओर भाग गया। जिन कबीले के लड़ाके 2 घंटे बाद उसी स्थान पर पहुंचे, वे शिम्यू की छोड़ी हुई गाड़ी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। 5वें गुरु ट्रैकिंग ब्लेज हॉर्स में से एक पर सवार थे। जब उन्होंने खाली गाड़ी और 2 नीली हवा के घोड़ों को देखा तो वे क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने अपने 2 आदमियों को आदेश दिया, चीलों को थोड़ा नीचे उड़ने दो और सभी कुत्तों को छोड़ दो। इससे हमें पीछा करने में मदद मिलेगी। चीलों के प्रभारी लंबे सेवक ने सिर हिलाया। उसने एक चांदी की सीटी निकाली, मुंह में डाली और फिर फूंक मारी। इसके बाद कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज आई और 4 कर्कश स्वर गूंजे। ऊंचाई पर उड़ रहे तीनों चील तुरंत अपने पंख फैलाकर नीचे कूद पड़े। फिर वे उनके सिर के ऊपर मंडराने लगे। कुत्तों की देखभाल करने वाले नौकर के कान बंदर जैसे थे। वह घोड़े से उतरा, वह एक काली गाड़ी के पास गया और उसका दरवाजा खोला। 5 कुत्ते तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आए। इनमें से हर कुत्ता बछड़े जितना विशाल था। इन विशाल कुत्तों की आंखें हरी थीं और उनके शरीर पर बाल नहीं थे, वे लाल रंग के थे। उनके भयंकर मुंह में असाधारण रूप से तीखे दांत साफ दिखाई दे रहे थे। तभी कुत्ते के सेवक ने एक स्लेटी कमीज जमीन पर फेंक दी। कुत्तों ने तुरंत उसे सूंघा और धीमी आवाज में चीखने लगे। अचानक कुत्ते भागने लगे और फिर पहाड़ों में गायब हो गए। जल्दी करो और खून के कुत्तों का पीछा करो जब तक कि उनके पास शर्ट के मालिक की गंध है, कुत्ते सेवक ने प्रसन्नता से कहा। खैर, उस कमीने के घर जाकर उसके अक्सर पहने जाने वाले कपड़े ढूंढने की मेरी कोशिश कामयाब रही। अब चलो, 5वें मास्टर ने चेहरे पर गंभीर भाव लिए कहा। फिर वह अपने घोड़े से कूद पड़ा और आगे बढ़कर शिकारी कुत्तों का पीछा करते हुए पहाड़ों की ओर चल पड़ा। दोनों नौकर उसके पीछे पीछे चले। गाड़ीवान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पीछे रह गया, क्योंकि उसने कभी भी किसी प्रकार का मार्शल आर्ट प्रशिक्षण नहीं लिया था। इन पहाड़ों की विशालता के आगे शी म्यू का पिछला हिस्सा स्थिर लग रहा था। जब वह पहाड़ की गहराई में चला जा रहा था, उसने झोंक शियू को अपनी पीठ पर उठा रखा था। अचानक उन्हें आसमान से एक कर्कश चीख सुनाई दी। शी म्यू खुद को रोक नहीं पाया और अपना सिर उठाकर देखने लगा। वह पहाड़ी जंगल की छतरी के ऊपर एक दुर्लभ बर्फ सफेद चील को उनके चारों ओर चक्कर लगाते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। शी म्यू अपनी यात्रा जारी रखता रहा। हालांकि वह बेचैन था, क्योंकि उसे पता था कि एक अजीबोगरीब चील उनका पीछा कर रही है। दरअसल हर कदम के साथ उसकी चीखें तेज और तीखी होती जा रही थीं। इस बाज का व्यवहार स्वाभाविक नहीं लग रहा। मिस जोंग, क्या आप कृपया नीचे उतर सकती हैं? शी म्यू ने बिना कुछ सोचे कहा। भाई शी, सावधान रहना। जोंग शियू थकी हुई और नींद से भरी हुई शी म्यू की पीठ पर लेटी हुई थी। हालांकि शी म्यू के शब्दों ने अचानक उसे होश में ला दिया और वह चिंता करने लगी। शी म्यू ने सिर हिलाया और अपने कंधे पर लटकाए हुए बैंगनी स्टील के धनुष को उठाया। तीर को अपनी जगह पर रखकर उसने तीर चलाने की तैयारी की। फुफ! अचानक हवा में एक आवाज गूंजी। चील चीखी और टूटते तारे की तरह आसमान से नीचे गिरी और कुछ दूर जाकर गिरी। ठीक है, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। चिड़िया के मर जाने पर शी म्यू को राहत मिली। उसने अपना धनुष रख दिया और लड़की को देखकर मुस्कुराया। इस मृत चील के खामोश हो जाने के तुरंत बाद एक और चीख सुनाई दी। शी म्यू ने दूर आकाश से 2 और सफेद चील को उड़ते हुए देखा। हालांकि वे पास के आकाश में चक्कर लगाते रहे, बिना पास आए। दोनों चीलों को देखते ही शी म्यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने लड़की को गोद में उठाया और अगली पहाड़ी की चोटी पर दौड़ पड़ा। क्या हुआ? क्या किसी ने हमारे पीछे उन चीलों को भेजा है? झांग शियू ने उलझन में पूछा, जैसे ही उसने शी म्यू को पकड़ा। हाँ, मुझे एक बार बटलर चेंग ने बताया था कि जिनके पास एक चीज होती है जिसे वे ट्रैकिंग ईगल कहते हैं। इनके सिर हरे होते हैं और ये एक दिन में 1000 मील तक की यात्रा कर सकते हैं। इन्हें हमेशा ब्लड डॉग्स के साथ जोड़ा जाता है। शी म्यू ने अपनी पूरी गति से दौड़ते हुए जवाब दिया। जब वह पहाड़ों के बीच से भाग रहा था तो उसके कानों के आसपास हवा की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसकी गति घोड़े से कम नहीं थी। क्या आपने ब्लड डॉग्स कहा? आओ! जब झोंक शियू शी म्यू के शब्दों को समझ रहा था तो उनके पीछे कुत्तों का एक भयंकर और अनियंत्रित झुंड गुर्राता हुआ सुनाई दिया। इससे पहले कि वे उन आवाजों को समझ पाते, उनके पीछे लगभग 300 मीटर दूर एक बाग से विशालकाय लाल शिकारी कुत्तों का एक समूह निकला। फिर उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। हा, साले, तू आ गया। आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। तूने मेरे इकलौते बेटे को मारने की हिम्मत की। तेरी जिंदा खाल उतारने से भी मेरी नफरत कम नहीं होगी। कुत्तों के पीछे एक अधेड़ दाढ़ी वाला आदमी था। उसके हाथों में 2 सुनहरी छड़ियां थीं। उसके पीछे उसके 2 नौकर थे। उनके हाथ में कृपाण और तलवार थी। ये लोग निस्संदेह 5वें स्वामी और उनके 2 सेवक थे। शी म्यू उनसे 2 घंटे पहले ही निकल पड़ा था। हालांकि झोंक शियू को उठाकर ले जाने के कारण उसकी गति कम हो गई थी। इसके अलावा जिन परिवार को चील और कुत्तों के साथ एक अतिरिक्त लाभ मिला था, क्योंकि उन्होंने बिना किसी चक्कर के उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढकर उनकी मदद की थी। शी म्यू ने स्थिति का विश्लेषण किया। उसका दिल धड़क उठा जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास दुश्मन से आगे निकलने का कोई मौका नहीं है।
उसने तुरंत झांग शियू को नीचे उतारा और फुसफुसाया, अभी तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मैं इन लोगों का ध्यान रखूंगा। नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे बिना ज्यादा दूर नहीं जा सकती। जब तक मैं तुम्हारे साथ मरूं तब तक कोई बात नहीं। जोंग शियू ने चेहरे पर शांत भाव के साथ विरोध किया। वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। शी म्यू उसकी बातों से भावुक हुए बिना नहीं रह सका। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसने एक पल रुककर धीरे से कहा, अगर तुम सचमुच यही चाहती हो तो रुक सकती हो, लेकिन जब तक मैं दुश्मन से लड़ता हूँ तुम्हें खुद को अच्छी तरह छिपाना होगा ताकि कोई ध्यान न भटके। मैं उस बड़े पत्थर के पीछे छिप जाऊंगी। सावधान रहना भाई शी। जोंग शियू ने सिर हिलाया। फिर वह मुड़ी और पत्थर के पीछे छिपने के लिए भागी। शी म्यू ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और बैंगनी स्टील का धनुष फिर से उठाया। इस बीच इस देरी के कारण रक्त कुत्तों का सरदार उसके 50-60 मीटर के भीतर आ गया।